हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी आई क्यूज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और हिस्ट्री की अपनी सीरीज में आज हम एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी को, रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद, और उसके अलावा आर्य समाज को समझने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा अन्य कुछ और समाज सुधारकों के बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। बैकग्राउंड के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले ही सेशंस जो हमने कवर किए हैं, ब्रह्मो समाज से लेकर यंग बंगाल मूवमेंट, प्रार्थना समाज, ये सारी चीज़ें जो हमने कवर की हैं पिछले टॉपिक में, उसी के ही कंटिन्यूएशन में आज हम आगे चल रहे हैं। अगर आपने पिछले टॉपिक्स अभी तक नहीं पढ़े हैं सोशियो कल्चरल रिफॉर्म्स के, मेक श्योर, या उसके अलावा अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस को नहीं थॉरली फॉलो किया है तो स्टडी आईक्यू के चैनल पर जाइए। स्टडी आईक्यू के चैनल पर मेरे नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हिस्ट्री की, हिस्ट्री सेशंस बाय विशाल चौहान। उन सेशंस को जाकर देखना शुरू कीजिए, बहुत ज़रूरी है वो आपके लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने हमेशा से कहा है कि हम कॉन्सेप्चुअल एज वेल एज फैक्चुअल नॉलेज को जोड़ते चले जा रहे हैं। सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैं आपके प्रिपेयर करता जा रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स हम जो है वो इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों का एक बहुत बेहतरीन तालमेल हम बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो कोई एक दिवसीय एग्जामिनेशन हो या यूपीएससी मेंस अगर आप लिखना चाहते हो, सभी के लिए ये सेशंस आपके फाउंडेशन तैयार करने में मदद करेगा। क्योंकि जैसा कि मैंने एक बात और हमेशा आपको बोली है कि दीज आर ऑल फाउंडेशनल सेशंस। धीरे धीरे हम आगे लेवल जो है वो बढ़ाएंगे। मैंने आपको कहा है कि आगे आने वाले सेशंस में मैं धीरे धीरे माइक्रो एनालिसिस पर जाऊंगा। उसके अलावा ये सेशन आपको कैसा लगा, पिछले सेशंस आपको कैसे लगे, वो सब आपको कमेंट्स में छोड़ना है ज़रूर, क्योंकि इन कमेंट्स के माध्यम से ही मुझे पता चलता है, ये फीडबैक है मेरे लिए और मुझे समझ आता है कि मुझे कहाँ इंप्रूव करना है, कहाँ बच्चों की डिमांड क्या है। सो दैट मीन्स फीडबैक इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी। सो मेक श्योर दैट यू प्रोवाइड मी विद योर फीडबैक, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। वीडियो आपको अच्छी लगती है, बढ़िया लगती है, लाइक कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि भला होगा दूसरों का, तो जहाँ जहाँ पर भी आपका जो भी सोशल मीडिया पे ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप वगैरह पे ग्रुप्स हैं, तो आप शेयर करने में शर्माइएगा मत, ठीक है। और अगर आप सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको स्टडी आईक्यू की लर्निंग एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, जिसपे सीएससी से रिलेटेड पूरा थरो जो है वो एक स्मार्ट कोर्स अवेलेबल है। पूरा का पूरा सीएससी उसमें कवर करते हैं, राइट। यूपीएससी के लिए पूरा का पूरा मटेरियल जितना भी होता है यूपीएससी से रिलेटेड सामान, वो सब आपको उस एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। सो मेक श्योर यू चेक दैट आउट। द लिंक फॉर द एप्लीकेशन इज इन द डिस्क्रिप्शन। शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन को। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पीछे, राइट। सबसे पहले हमें क्या समझना शुरू करना है? सबसे पहले हमें गोपाल गणेश अगरकर जी को समझना है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा एक बैकग्राउंड, जैसे मैं हमेशा की तरह बैकग्राउंड प्रिपेयर करते हैं हम सेशन में, तो बैकग्राउंड देखते हैं। लेकिन बैकग्राउंड के नाम पर मैं पिछले 2 सेशंस करवा चुका हूं, उन सेशंस को देखिए। वहां पर मैंने आपको थॉरली समझाया है कि भारत की जो समाज था, भारत का जो समाज था 19वीं शताब्दी का, उसकी जो सबसे बड़ी समस्याएं थी, हमने 3 मुख्य समस्याएं बांटी थी। उसके अंदर फिर जो है वो बाकी सारी समस्याएं इकट्ठा थी, राइट। सबसे पहली थी जो भारत का निम्न तबका है, जिस समाज का निम्न तबका जिसे कहा गया, ठीक है, इकोनॉमिकली वीक भी और सोशली पॉलिटिकली वीक तबका भी। ना ही केवल हिंदू धर्म में, लेकिन अन्य पंथों और अन्य जो है वो धर्मों के भी निम्न तबके हैं। उन सब के अपलिफ्टमेंट के लिए, उन सब डाउन ट्रॉडन इकोनॉमिकली वीक सेक्शंस जो है वो, उन सब के अपलिफ्टमेंट के लिए काम हुआ, पहली चीज। दूसरी चीज मैंने आपको बताया था, लेटर वैदिक काल से लेकर 19th सेंचुरी तक महिलाओं की सिचुएशंस जो लगातार खराब होती गई हैं, उन सिचुएशंस को ठीक करने के लिए, उनकी कंडीशन, उनकी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, महिलाओं की भी सिचुएशंस को ठीक करने के लिए सोशल रिफॉर्म्स लाए गए। प्लस उसके अलावा जो पॉपुलर रिलीजन है, हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, इन धर्मों में जो कुरीतियां चलती आ रही हैं, जो राइट्स और रिचुअल्स चलते आ रहे हैं, उनको ठीक किया जाए। जो काम के नहीं है उनको हटा दिया जाए, और जो काम के हैं उनको फिर से जो है वो प्रेजेंट के हिसाब से रेनोवेट किया जाए, उन सारे रिचुअल्स को, राइट्स को, ठीक है। तो ये 3 मुख्य समस्याएं थी। इन 3 मुख्य समस्याओं से जूझने के लिए हमने ब्रह्मो समाज को देखा, कैसे उन्होंने डील किया। उसके बाद हमने यंग बंगाल मूवमेंट, सत्य शोधक समाज, यानी कि हमने बंगाल प्रेसिडेंसी और अंग्रेजों की बॉम्बे प्रेसिडेंसी में शुरू हुई जो शुरुआती सोशल रिफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको बनते हुए देखा, उनके लीडर्स को हमने समझने की कोशिश करी।
आज हम उसी रास्ते में चलते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज हम देखते हैं कि किस तरह वो तो थे सोशल रिफॉर्मर्स, अब कुछ हम रिलीजियस रिफॉर्मर्स को नजर में लाते हैं। धर्म का कैसे जो है वो सुधार किया गया, कुछ बेसिक रिलीजियस रिफॉर्मर जैसे कि आर्य समाज है, राइट, उसके अलावा जो रामकृष्ण मिशन है, ये दो जो है वो मुख्य रिलीजियस रिफॉर्मर हैं। उसके अलावा और भी हैं, आगे आने वाले सेशंस में मैं उन्हें कवर करूंगा। तो जैसा कि मैंने कहा ना, आपको पर्सनैलिटी वाइज भी हम बांटेंगे, रीजन वाइज भी। पर्सनैलिटी वाइज यानी कि किस व्यक्ति ने कौन सा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया। उसके बाद रीजन वाइज भी हम बांटेंगे, यानी बंगाल प्रेसिडेंसी या भारत में ईस्ट की तरफ जो है वो कौन सी ऐसे सोशियो रिलीजियस कल्चरल रिफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुए। केवल रिलीजियस नहीं, लेकिन सोशल रिफॉर्मर्स भी, रिलीजियस रिफॉर्मर्स भी, कल्चरल रिफॉर्मर्स भी, उन तीनों की बात कर रहे हैं। और जो पॉलिटिकल रिफॉर्मर्स हैं उनकी अलग से बात करेंगे हम, रीजन वाइज भी, और नेशनल लेवल पर इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश हुई, वो तो हम ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर चुके हैं। तो आपको इस तरह दिमाग में क्लियर होने चाहिए कि अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सोशल रिफॉर्मिंग अलग है, कल्चरल रिफॉर्मिंग अलग है, रिलीजियस रिफॉर्मिंग अलग है, उसके अलावा पॉलिटिकल रिफॉर्मिंग अलग है। अब उसके बाद इनमें और जो है वो सब सेक्शंस हैं। ठीक है, रिलीजियस रिफॉर्मिंग किसका, हिंदू का कि इस्लाम का, या पारसियों का, या सिख का, या क्रिश्चियनिटी का, राइट, समझ रहे हैं आप। उसके अलावा कल्चरल रिफॉर्मिंग किसकी, किस रीजन की, क्योंकि कल्चर जो है वो ज्योग्राफिकल रीजन के हिसाब से बटा होता है, राइट। तो कल्चरल रिफॉर्मिंग की हम बात करेंगे। उसके अलावा पॉलिटिकल रिफॉर्मिंग की बात करेंगे, वो भी ज्योग्राफिकली बटा होता है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर जियो पॉलिटिकल रीजन में कोई एक पर्टिकुलर जो है वो पॉलिटिकल रिफॉर्मर उभरता है, फिर वो धीरे धीरे सभी इकट्ठा होकर नेशनल लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एस्टेब्लिश करते हैं। हमने फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ लिया। लेकिन जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके बारे में भी हम समझेंगे। तो इस तरह ही आपके दिमाग में प्रिपेयर होने चाहिए। मैंने आपको बोला ना, सबसे पहला काम है आपको अपने दिमाग में इंडेक्स प्रिपेयर करना है कि हमारे पास पढ़ने को है क्या क्या। इसीलिए बोला जाता है कि सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से जो है वो पढ़ो, अच्छे से समझो कि सिलेबस क्या है। उसी चीज को मैं एक अलग तरीके से पुट करता हूं कि आपको अपने दिमाग में इंडेक्स प्रिपेयर करना है कि क्या क्या है हमें पढ़ने को। आपके दिमाग में इस तरह इंडेक्स क्लियर होना चाहिए कि अगर सोशल रिफॉर्मिंग की बात चल रही है तो सोशल रिफॉर्मिंग सोसाइटी किसकी, अगर हिंदू सोसाइटी की रिफॉर्मिंग की बात चल रही है तो हिंदू सोसाइटी में जो डाउन ट्रॉडन्स है उनकी रिफॉर्मिंग की बात चल रही है। डाउन ट्रॉडन्स में भी हम पर्टिकुलर अब एरिया वाइज बांट देते हैं कि दक्षिण भारत में दलितों के अपलिफ्टमेंट के लिए एसएनडीपी आया, मद्रास में दलितों के अपलिफ्टमेंट के लिए सत्यशोधक समाज आया, राइट। सो ये सारी मैपिंग जो है वो हम क्रिएट करेंगे। लेकिन पहले मैंने क्या बोला, पहले फाउंडेशंस क्रिएट करते हैं, फिर धीरे धीरे एडवांस लेवल पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड आई गेस क्लियर है आप लोगों का कि भारत में सोशल रिफॉर्मिंग की क्यों जरूरत है, भारत में रिलीजियस रिफॉर्मिंग की क्यों जरूरत है। ठीक है, और उसके लिए बंगाल और बंबई प्रेसिडेंसी में शुरुआती ऑर्गेनाइजेशंस क्या थे। अब हम रिलीजियस रिफॉर्मिंग पे खास ध्यान देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ब्रह्मो समाज ने रिलीजियस रिफॉर्मिंग नहीं की, लेकिन ब्रह्मो समाज ने सोशल रिफॉर्मिंग को भी एक जो है वो बड़ा मुद्दा रखा। लेकिन आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनकी ज्यादा एनर्जीज जो है वो रिलीजन रिफॉर्मिंग की तरफ रही। सोशल रिफॉर्मिंग भी करी इन्होंने, लेकिन ज्यादा एनर्जीज इनकी रिलीजन रिफॉर्मिंग की तरफ रही। तो आइए देखते हैं हम धर्म के सुधारक कौन रहे भारत में 19वीं शताब्दी में। तो सबसे पहले एक पर्सनैलिटी का जिक्र कर लेते हैं। ये एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं हमारे, ठीक है, जिन्होंने धर्म सुधार एज वेल एज जो सोशियो कल्चरल जो है वो रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करी। उनका नाम है गोपाल गणेश अगरकर, जी अगरकर। अब इनका नाम सुनकर ना बहुत कम बच्चों ने इनका नाम सुना होगा, बहुत कम पॉपुलैरिटी है इनकी पर्सनैलिटी की, लेकिन इनके नाम जो कीर्तियां स्थापित हैं उनको जब हम पढ़ेंगे ना अभी, तो आपको लगेगा कि वाह, ये व्यक्ति तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी हिस्ट्री के लिए और इन्हें जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या लिखा है। गोपाल गणेश अगरकर वॉज एन एजुकेशनिस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम महाराष्ट्र। कहां से है, महाराष्ट्र से। पहली लाइन से हमने क्या पॉइंट निकाला, जी अगरकर कहां से जोड़ेंगे आप, महाराष्ट्र से जोड़ेंगे। ठीक है, a strong advocate of power of human reason, he criticized the blind dependence of tradition and false glorification of the past. अब देखिए, ग्लोरिफिकेशन ऑफ पास्ट। अब भारतीयों में नेशनलिज्म की भावना डालने के लिए भारत के इतिहास को ग्लोरीफाई किया जा रहा था।
लेकिन भारत के इतिहास को ग्लोरीफाई करने के चक्कर में कुछ ऐसे ऐसे हिंदू रिलीजन में ही कुछ ऐसे तत्व भी थे जो कि हिंदू रिलीजन को अपने फायदे के लिए ग्लोरीफाई कर रहे थे। तो भारत के पास्ट का गलत ग्लोरिफिकेशन ना हो, ग्लोरिफिकेशन हो बिल्कुल, जो पॉजिटिव है, जो सही चीजें हैं वो आप ग्लोरीफाई करो, लेकिन अगर आप अपने अपने पर्सनल गेन के लिए किसी पर्टिकुलर चीज को पॉपुलराइज कर रहे हो जिससे समाज में कम्युनल डिसहार्मनी फैले, वो एक समस्या है। उस चीज को क्या करना चाहिए, क्रिटिसाइज, जो कि किया भी किसने, गोपाल गणेश अगरकर ने, महाराष्ट्र से। He was the co-founder of New English School, the Deccan Education Society and Ferguson College। अब फर्ग्यूसन कॉलेज आज पुणे में स्थापित है, तब भी पुणे में था, लेकिन आज ये यूनिवर्सिटी है। और फर्ग्यूसन यूनिवर्सिटी जो आज है वो तब कॉलेज थी, उसकी स्थापना करने में सहायता करी किसने, गोपाल गणेश अगरकर ने। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। उसके अलावा न्यू इंग्लिश स्कूल और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी एस्टेब्लिश करने में मदद करी गोपाल गणेश अगरकर ने। He was a principal of Ferguson College। Ferguson College के प्रिंसिपल रहे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। He was also the first editor of केसरी, the journal started by लोकमान्य तिलक। तिलक द्वारा स्थापित की गई उनकी पब्लिकेशन केसरी। तुरंत मुझे कमेंट में बताएंगे केसरी किस भाषा में लिखी गई थी, तिलक द्वारा, राइट, किस भाषा में छापी जाती थी तिलक द्वारा। उसकी एडिटिंग करने का काम जो है वो कौन करते थे, जी अगरकर। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। Later he started his own periodical सुधारक which spoke against untouchability in caste system। सुधारक फिर उनके बाद में उनकी खुद की जो है वो प्रकाशन आया, खुद की पब्लिकेशन आई जो कि अनटचेबिलिटी के लिए बोलती थी। अब अनटचेबिलिटी जो आज हमें समाज में बहुत है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह इरेडिकेट हो गई है, लेकिन बहुत कम है, और वो पहले बहुत ज्यादा थी। 19वीं शताब्दी से पहले तो समाज था ही उसी पर बेस्ड कि कौन छूत है कौन अछूत है, कौन ऊंच है कौन नीच है, इसी पे बेस्ड था पूरा हमारा समाज। और यही समाज की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने की कोशिश करी किसने, जी अगरकर जैसे व्यक्तियों ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में हम याद रखें। तो कुछ एक बेसिक पॉइंट्स हैं इनके बारे में, ठीक है। आगे देखते हैं अब द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी को। पहला पॉइंट देखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, जी के गोखले, अ लिबरल लीडर। याद रखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले की पॉलिटिकल विचारधारा कैसी थी, तो वो लिबरल थे, उदारवादी थे, ठीक है। ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इन 1905 विद द हेल्प ऑफ एमजी रानाडे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एस्टेब्लिश करी है 1905 में, किसकी मदद से, एमजी रानाडे की मदद से। एमजी रानाडे जी के बारे में हम पिछले सेशन में ही पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, द एम ऑफ द सोसाइटी वाज टू ट्रेन नेशनल मिशनरीज फॉर द सर्विस ऑफ इंडिया, टू प्रमोट बाय ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स द ट्रू इंटरेस्ट ऑफ इंडियन पीपल एंड टू प्रिपेयर a cadre of selfless workers who were to devote their lives to the cause of country in a religious spirit, cadre of selfless workers। ठीक है, ये जो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी आज तक है, बहुत छोटे छोटे, बहुत कम है इनकी पॉलिटिकल शक्ति इस समय, लेकिन ये आज तक है, लेकिन उस समय काफी बड़े लेवल पर काम कर रही थी। ये एक वॉलंटियर्स का कॉर्प्स है जो कि आपदा के समय, मान लीजिए कोई बीमारी फैली, उसके अलावा मान लीजिए भूचाल आया, भूकंप आया, ठीक है, उसके अलावा अगर बाढ़ आती है, आग लगती है, सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है, ऐसी सिचुएशंस में लोगों की मदद करने का काम कर रहे थे। पॉलिटिकली एक्टिव नहीं थे, सोशल सर्विस कर रहे थे, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप ये बात कि सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी वर नॉट पॉलिटिकली एक्टिव when they were established, they were not politically active. After that they joined some of the political movements। तुरंत आप मुझे कमेंट पे बताएंगे मैंने आपको एक पॉलिटिकल मूवमेंट ऐसा बताया है जिसमें सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी ने ज्वाइन किया है उस पॉलिटिकल मूवमेंट को, मुझे आप तुरंत कमेंट में बताएंगे। अगर आपने मेरे सेशन थॉरली पढ़े हैं तो वहां से आपको ये सवाल का जवाब मिल जाएगा। ऑप्शंस नहीं दूंगा, ऑप्शंस क्यों दूंगा, आपको याद होने चाहिए पॉइंट्स, ठीक है। ऑप्शंस मैं तब थोड़े समय बाद में ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगा। इनफैक्ट पूरे सेशंस करेंगे हम क्वेश्चंस के, ठीक है, क्वेश्चन आंसर के डिस्कशंस के सेशन करेंगे हम, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवाऊंगा, वो सारी चीजों पे हम बढ़ेंगे। मैंने बोला ना पहले फाउंडेशन क्रिएट करते हैं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू दोज थिंग्स, ठीक है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं मेरे सेशन, तो मेक श्योर आप पिछले सेशंस को जरूर देखें, क्योंकि ये एक पूरी एक सीरीज है। अगर आप जुड़े रहेंगे तभी फायदा होगा आपको, सभी सेशंस के साथ जुड़े रहें तो फायदा होगा,
ठीक है। और कमेंट डालकर जरूर बताना है मुझे कि अच्छा लगा, क्या पॉइंट बुरा लगा, कहां पर मुझे सुधारने की जरूरत है, कहां तुम्हें बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा लगा, मजा आया पढ़ने में या नहीं, ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी है। ठीक है। नेक्स्ट चीज देखिए, इन 1911 द हितवद began to be published to project the views of society. The society choose to remain aloof from political activities. ये जो सर्वेंट्स की सोसाइटी है ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज से दूर रही, जैसे कि मैंने आपको बताया। एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक इंडियन नेशनल कांग्रेस, खासकर आईएनए से दूर रही, आईएनसी से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से दूर रही। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, गोखले जी की डेथ के बाद, आफ्टर गोखलेज डेथ इन 1915 श्रीनिवासा शास्त्री टुक ओवर एज प्रेसिडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी में गोखले जी की मृत्यु के बाद किसने उसको लीड किया? सो श्रीनिवासा शास्त्री। द सोसाइटी स्टिल कंटिन्यूज टू फंक्शन थ्रू दो विद अ श्रंकन बेस एट मेनी प्लेसेस इन इंडिया। आज भी काम कर रही है सोसाइटी है। It works in the field of education, providing ashram type of schools for tribal girls and balwadi at many places, right? So that means बिल्कुल बेस लेवल पर, गांव के लेवल पर, जहां पर बिल्कुल ही एजुकेशन बच्चों का अवेलेबल नहीं है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है कौन? द सोसाइटी, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सोशल सर्विस लीग के बारे में, कि सोशल सर्विस लीग जो है वो किसने एस्टेब्लिश करी। सो गोखले साहब ने, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने फाउंड करी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, और उन्हीं के एक फॉलोवर ने नारायण मालहार जोशी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, अ फॉलोवर ऑफ गोखले नारायण मालहार जोशी फाउंडेड सोशल सर्विस लीग इन बॉम्बे विद एन एम टू सिक्योर फॉर द मासेस बेटर एंड रीजनेबल कंडीशंस ऑफ लाइफ एंड वर्क। अब बॉम्बे जो है वो एक इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में उभर रहा था अंग्रेजी शासन में। बॉम्बे में काफी जितनी भी हैवी इंडस्ट्री थी ना वो बॉम्बे में एस्टेब्लिश थी। सो दैट मीन्स बहुत मराठा क्षेत्र के, या जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी या सेंट्रल प्रोविंस थे, वहां के गांव गांव से मजदूर जो है वो बॉम्बे काम करने आ रहे थे। तो उन वर्कर्स की सिचुएशंस में सुधार लाने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन जरूरी था। सो सोशल सर्विस लीग वो ऑर्गेनाइजेशन था जो कि एस्टेब्लिश किया गया नारायण मालहार जोशी द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, दे ऑर्गेनाइज मेनी स्कूल्स, लाइब्रेरीज, रीडिंग रूम्स, डे नर्सरीज एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो मैंने आपको बताया ही है कि लाइब्रेरी होने का फायदा क्या होता है, और बाकी ये सब चीजें इन्होंने एस्टेब्लिश करी। देयर एक्टिविटीज ऑल्सो इंक्लूडेड पुलिस कोर्ट एजेंट्स, पुलिस कोर्ट एजेंट्स वर्क, लीगल एड एंड एडवाइस टू द पुअर एंड इलिटरेट, एक्सकर्शन फ्रॉम फॉर स्लम ड्वेलर्स, फैसिलिटीज फॉर जिम्नेशिया एंड theoretical performers, sanitary work, medical relief and boys clubs and scout corps. So that means ये सारी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या क्या देखिए, पुलिस को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनके काम में। उसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को कानूनी सलाह चाहिए तो उस गरीब को फ्री में कानूनी सलाह दी जा रही है। उसके अलावा जो स्लम में झोपड़पट्टियों में रहते हैं उनकी समस्याओं का निवारण करने की कोशिश की जा रही है। उसके अलावा जो थ्योरेटिकल परफॉर्मर्स है, यानी कि जो नुक्कड़ नाटक वगैरह करते हैं, उन सबको सहायता प्रोवाइड की जा रही है। सैनिटरी के काम किए जा रहे हैं, बंबई में बीमारियां ना फैले। आज बंबई में या आज मुंबई में सैनिटरी की सिचुएशन, सैनिटरी जो है वो ठीक है, यानी कि लेकिन इतनी भी ठीक नहीं है, बरसात में लग जाता है पता है। लेकिन खैर वो कोस्टल सिटी है, वहां पर बाढ़ आना नेचुरल है। जो बाढ़ आती है ना बंबई में बारिश के टाइम, ये कोई अननेचुरल घटना नहीं हो रही, वो समझ रहे। हम इंसानों के साथ प्रॉब्लम ये है कि हम ऐसी जगहों पर सेटलमेंट बना देते हैं जो कि नेचुरली जो है वो इस तरह की कैलेमिटीज से जूझती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम बोलते हैं कि गंगा में बाढ़ आ गई, यमुना में बाढ़ आ गई, तो ये नई चीज थोड़ी है। दिस इज नेचुरल फॉर गंगा एंड यमुना। बारिश के समय में पानी बढ़ जाना उनके लिए नेचुरल है। समस्या एक्चुअली ये है कि हम नदी के बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। इनफैक्ट हम नदी के किनारों पे रिहाइशें एस्टेब्लिश कर ली हमने। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि नदी में बाढ़ आती है। नदी में बाढ़ आना तो नेचुरल फिनोमेना है। नदी अपना रास्ता बदल ले, वो उसका नेचुरल फिनोमेना है।
समस्या ये है कि हमने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला हुआ है नदियों के ऊपर, हम नदियों के आसपास बसे हुए हैं, और फिर जब नदियां अपना नेचुरल कोर्स लेती हैं, जब नदियों में बाढ़ आती है बारिश ज्यादा होने की वजह से, तब हमें समस्या होती है। सिमिलरली बॉम्बे जो है वो कोस्टल सिटी है, हाई टाइड के समय में जो है वो, अभी तो चलो ऐसी कोस्ट लाइन्स बन गई हैं कि हाई टाइड के समय बाढ़ ना आए, लेकिन जब बरसात का मौसम होता है तो बाढ़ आना इज अ नेचुरल फिनोमेना फॉर दैट सिटी, एंड फॉर दैट मैटर पूरे के पूरे जो कोस्टल रीजन है वहां पर बाढ़ आती है बारिश के मौसम में, अगर सेटलमेंट होगी वहां तो। सो वो चीज नेचुरल है। अब वहां पर आपने इतना डेंसिटी बसा दिया है तो समस्या तो होनी ही है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा बहुत ये भारत में अर्बन प्लानिंग की बहुत सारी कमियां हैं। ये हमने बहुत सारे ऐसे ऐसे ड्रेनेज पॉइंट्स में सिटीज को एस्टेब्लिश कर लिया है जहां पर हो सकता है कि आज 1 साल बाढ़ ना आए, 2 साल बाढ़ ना आए, लेकिन हमने मैनेज ठीक से नहीं किया। जैसे कि कुछ कुछ ऐसी सिटीज हैं, जयपुर हो गई, हैदराबाद जैसे शहर हो गए, वहां पर बाढ़ आना जो है वो एक काफी अचंभे वाली बात है, बट स्टिल वहां पर बाढ़ आ जाती है, फ्लैश फ्लड्स हो जाते हैं वहां पे भी, ठीक है। तो अर्बन प्लानिंग के बारे में भी धीरे धीरे हम डिस्कशन करेंगे, बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मैं आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस कराऊंगा ना, तो उसमें मैं आपको हम एस्टेब्लिश करेंगे जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं उसमें कैसे कैसे जो है वो इंडस्ट्रीज लगी, अर्बन प्लानिंग को भी हम धीरे धीरे जो है वो डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो पॉइंट ये है मेरा कि आप जो है वो अर्बन प्लानिंग पर भी नजर रखना शुरू कीजिए। मैंने आपको बोला ना कि धीरे धीरे परिचय कराऊंगा मैं बहुत सारी चीजों से आपका, धीरे धीरे एक पूरे अखबार में जो सारी पॉइंट्स होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं, उन सब से मैं आपका परिचय कराऊंगा क्या क्या होते हैं, ठीक है। थोरो तैयारी करेंगे हम, और इतिहास को बनाएंगे बेस, इतिहास को हम बेस बनाएंगे, और करंट अफेयर सभी तरह के, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल, ठीक है, इकोनॉमिकल, इंटरनेशनल, सारे तरह के करंट अफेयर्स का बेस जो है वो हम कहां से उठा के लाएंगे, हिस्ट्री से। ये मैंने पहले ही एस्टेब्लिश कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखिएगा, जोशी ऑल्सो फाउंडेड द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को एस्टेब्लिश करने वालों में से एक व्यक्ति नारायण मल्हार जोशी भी थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आइए बात करते हैं रामकृष्ण मूवमेंट एंड स्वामी विवेकानंद के बारे में, ठीक है। तो पहला ही पॉइंट देखिएगा, द टीचिंग्स ऑफ रामकृष्ण परमहंस, अ पुअर प्रीस्ट एट काली टेम्पल इन दक्षिणेश्वर ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ कैलकाटा, जिनका चाइल्डहुड नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय, फाउंड मैनी फॉलोअर्स इन एवरेज बंगाली हु फाउंड मोर इमोशनल सेटिस्फैक्शन इन द कल्ट ऑफ भक्ति एंड योगा। अब ये जो रामकृष्ण मूवमेंट है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रह्मो समाज, जबकि ये दोनों एक ही क्षेत्र में एक्टिव हैं। तो देखिए, ब्रह्मो समाज के जो रेडिकल आइडियाज थे ना, उन्होंने अपीज किया जो एजुकेटेड एलीट हैं, कहां के, बंगाल के। जो बंगाल के पढ़े लिखे लोग हैं उनको समझ में आई ब्रह्मो समाज की बातें, लेकिन जो बंगाल की पीजेंट्री है, जो बंगाल के निम्न जो इकोनॉमिकली वीक लोग हैं, जिनको ये पढ़ी लिखी बातें समझ नहीं आई, ठीक है, लेकिन उनको समाज में फैली हुई इन कुरीतियों से शांति चाहिए, फिर भी उनको पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो उनके लिए अल्टरनेटिव क्या है, तो उनके लिए अल्टरनेटिव के तौर पर उभर कर आया रामकृष्ण मिशन, ठीक है। रामकृष्ण एक ऐसे, आप कह सकते हैं कि संत थे जो कि हिंदू धर्म में रहकर मूर्ति की पूजा करके, क्योंकि वो एक मंदिर में ही उन्होंने शुरुआत किया था अपने प्रवचनों को देना, और खासी लिटरेसी तो उनके पास थी नहीं, कुछ उन्होंने खास जो है वो डॉक्यूमेंट नहीं किया। उन्होंने जो वाद विवाद किया, वेल लर्नड ही वाज, ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं थे, शास्त्रों की बहुत बेहतरीन नॉलेज थी उनके पास, लेकिन अपने जो भी उपदेश थे उनके, उन उपदेशों के माध्यम से उन्होंने लोगों को शांत किया और कहा कि भक्ति और योगा, योग और भक्ति, दो चीजों से आपको जो है वो प्राप्ति होगी, किसकी, साल्वेशन, निर्वाण या मोक्ष की। ये मैसेज था उनका, ठीक है। अब योग और भक्ति मतलब ये ऐसी चीजें हैं जो कि सबको समझ आ जाए, ठीक है। भजन गान करना है और योग करना है आपको, दो चीजें, ठीक है। लेकिन जो ब्रह्मो समाज था वो सोशल रिफॉर्मिंग की तरफ भी एक्टिव था, कल्चरल रिफॉर्मिंग की तरफ भी एक्टिव था। जो ब्रह्मो समाज को फॉलो कर रहे हैं ना, उन पर प्रेशर था कि आपको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, राइट, आपको ये लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा, है ना। लेकिन जो
रामकृष्ण परमहंस है, उनका जो क्राउड है, उनकी जो ऑडियंस है, वो इलिटरेट पीजेंट्री है, जिनको पीस ऑफ माइंड चाहिए, लेकिन ये पढ़ाई लिखाई वाली बातें उनको समझ नहीं आती। इसलिए उनको भक्ति और योग, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वहां पर जो है वो हमें इस ऐसी ऑडियंस के ऊपर जो है वो अपना कंट्रोल स्थापित करते हुए हमें दिखे। कौन? रामकृष्ण। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस, जिनका बचपन का नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण एक्सपीरियंस स्पिरिचुअल ट्रांसेस फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज। रामकृष्ण के बारे में माना जाता है कि जब छोटी उम्र थी उनकी, तभी से ही उनको स्पिरिचुअलिटी की काफी अलग ट्रांस लेवल तक उनको स्पिरिचुअलिटी जो है वो महसूस होती थी। दैट मीन्स वो ऐसी मानसिक अवस्था तक पहुंच गए थे जो कि हिंदू धर्म में मैक्सिमम, मतलब यानी कि वो सिद्धि प्राप्त थी उन्हें बचपन से ही। उनको सिद्धि जो बोलते हैं ना कि हिंदू धर्म में कि सिद्धि प्राप्त है किसी व्यक्ति को, तो बचपन से ही उन्हें सिद्धि प्राप्ति का जो है वो मार्ग प्रशस्त था उनके लिए, और धीरे धीरे उन्हें सिद्धि प्राप्ति हुई। ठीक है, जो अल्टीमेट ज्ञान है हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट चीज देखिएगा, ही डिड नॉट राइट बुक्स। याद रखेंगे, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। ही डिड नॉट राइट बुक्स बट हिज कॉन्वर्सेशंस विद पीपल फॉर्म द बेसिस ऑफ व्हाट वर कंसीडर्ड हिज टीचिंग्स। उन्होंने रामकृष्ण मतलब एक अर्ली फॉर्म एस्टेब्लिश करी रामकृष्ण मिशन की, उसी को ही फॉर्मली जो है वो आगे विवेकानंद ने एस्टेब्लिश किया। लेकिन टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रामकृष्ण मूवमेंट, उनके द्वारा जो मूवमेंट शुरू कर दिया गया था उसके दो मुख्य ऑब्जेक्टिव थे। देखिए क्या क्या है। सबसे पहला तो टू ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस अ बैंड ऑफ मंक्स डेडिकेटेड टू अ लाइफ ऑफ रिनंसिएशन एंड प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी फ्रॉम अमंग whom teachers and workers would be sent out to spread the universal message of Vedant as illustrated in life of Ramakrishna। बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने कहा कि उनके मूवमेंट का पहला लक्ष्य क्या था कि ऐसे व्यक्ति जो कि संन्यास लेना चाहते हैं, उन व्यक्तियों को इकट्ठा करो और लेकर आओ। ठीक है, उनको अपने साथ जोड़ो, उनको वेदांत में ट्रेनिंग दो, यानी कि उनको वेदों की, उपनिषदों की ठीक ठाक नॉलेज प्रोवाइड करो, और फिर उनको मिशनरी की तरह जो है वो बाहर भेजो धर्म प्रचार करने के लिए। नॉट धर्म प्रचार, लेकिन जो आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी जो फिलॉसफी है, उसका प्रचार करने के लिए। धर्म तो हिंदू धर्म है ही ऑलरेडी, लेकिन फिलॉसफी का प्रचार करने के लिए कि वेदों को जो है वो आपको सम्मिलित करना है अपनी दिनचर्या में, आपको भक्ति और योग को सम्मिलित करना है अपनी दिनचर्या में। ठीक है, आपको सन्यास का जीवन भोगना है। राइट, सो आप ध्यान रखेंगे रामकृष्ण परमहंस वॉज अ सन्यासी, एक पूरे सन्यासी थे वो, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। नेक्स्ट चीज, इन कंजक्शन, सेकंड क्या था उनका मूवमेंट का मोटिव? इन कंजक्शन विद ले डिसिपल्स टू कैरी ऑन प्रीचिंग philanthropic एंड चैरिटेबल वर्क्स लुकिंग अपॉन ऑल men, women and children irrespective of caste, creed or color as veritable manifestation of the divine। दूसरा उनका एम क्या है कि प्रीचिंग तो आपको करनी है, आपको वेदों को तो पॉपुलराइज करना ही है। ठीक है, वेद आइडियोलॉजी को तो पॉपुलराइज करना है, लेकिन जनता की भलाई का काम भी करना है आपको। जहां पर आपको जो भी कमजोर व्यक्ति दिख रहा है उसकी मदद आपको करनी है, बहुत आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, परमहंस हिमसेल्फ लेड द फाउंडेशन ऑफ रामकृष्ण मठ। बहुत इंपॉर्टेंट है, रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, दो अलग अलग फाउंडेशन है। ठीक है, रामकृष्ण मठ की एस्टेब्लिशमेंट किसने करी है? परमहंस खुद ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए पहला, परमहंस हिमसेल्फ लेड द फाउंडेशन ऑफ रामकृष्ण मठ विद हिज यंग मोनोएस्टिक डिसाइपल्स एज अ न्यूक्लियस टू फुलफिल द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। मोनोएस्टिक का क्या मतलब है? मोनोएस्टिक, मोनोथीज्म, मैंने आपको बताया ना, एक ईश्वरावाद। जो वेद है ना, हमारे जो वेद हैं, जो उपनिषद हैं, वो एक ईश्वर की बात करते हैं। उसके बाद जो पुराण लिखे गए हैं ना, उन पुराणों में बहुत सारे देवी देवताओं का जिक्र हुआ है। ठीक है, अलग अलग शक्तियों का, लेकिन जो वेद हैं वो एक ही ईश्वर की बात करते हैं, वो इस यूनिवर्स, इस कुदरत की बात करते हैं कि वही है डिवाइन शक्ति। उसी डिवाइन शक्ति की ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है इस धरती पे। ठीक है, वो इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज के ऊपर मैं चाहता हूं कि आप खुद से सर्च करें, द टर्म इज कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, पढ़िएगा इस चीज के बारे में, काफी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। नेक्स्ट चीज देखिएगा,
यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, काफ़ी सारी वीडियोस अवेलेबल होंगी, नहीं तो गूगल सर्च कीजिएगा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। द सेकेंड ऑब्जेक्टिव वॉज टेकन अप बाय स्वामी विवेकानंद। दूसरा ऑब्जेक्टिव जो था, यानी फिलैंथ्रोपिक वर्क्स जो है वो जनता के निवारण का काम, वो स्वामी विवेकानंद द्वारा पिक किया गया। आफ्टर रामकृष्णा's डेथ व्हेन ही फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन इन 1897। देखिएगा, स्वामी विवेकानंद ने एस्टेब्लिश किया है रामकृष्ण मिशन कब? 1897 में। और परमहंस ने एस्टेब्लिश किया है रामकृष्ण मठ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेलूर में। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द रामकृष्ण मठ एंड मिशन आर एट बेलूर नियर कैलकाटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन कहां पर एस्टेब्लिश थे? बेलूर में। परमहंस sought salvation through traditional ways of renunciation, meditation and bhakti amidst increasing westernization and modernization. He recognized the fundamental oneness of all religions and emphasized that Krishna, Hari, Ram, Christ, Allah are different names of the same God. Ramakrishna was married to Saradmani Mukherjee, later known as Sarda Devi. Ramakrishna considered Sarda as embodiment of the divine mother. अब क्या मतलब है इन सारे पॉइंट्स का? तो सबसे पहला ये साल्वेशन और रिनंसिएशन वाला पॉइंट क्या बोलता है? सिंपल सी बात बोल रहा है ये कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल है कि रामकृष्ण जो है वो उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या जो है वो रास्ता था उनका? तो सीधा उन्होंने कहा कि आपको योग और सन्यास के माध्यम से, ठीक है, आपको योग और सन्यास के माध्यम से साल्वेशन यानी कि मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये डायरेक्ट सवाल बनता है। नेक्स्ट देखिएगा, फंडामेंटल वननेस यानी कि एक ईश्वरवाद पे प्रेशर डालते उन्होंने कहा कि राम, रहीम, अल्लाह ये सभी जो है वो क्या है? ये एक ही ईश्वर के अलग अलग नाम हैं। ये जितने भी जो देवी देवता जो भी, देखिए ये जितने भी रिलीजन को सुधारने वाले जो व्यक्ति रहे हैं, इन्होंने धार्मिक ग्रंथों को एक्सटेंसिवली स्टडी किया है। और हमें चाहे हो सकता है कि एडिटेड वर्जन मिलते हों अभी, बट दे हैड द एक्सेस टू द फर्स्ट हैंड, जो बिल्कुल ओरिजिनल जो कट हैं उन पर एक्सेस था इनका। तो इन्होंने बिल्कुल बेसिक जो है वो क्या पढ़े हैं? ऋग्वेद, जो असल ऋग्वेद है ना, जो पांडुलिपियों में लिखे गए हैं, उन ऋग्वेदों को इन्होंने पढ़ा है, जो पांडुलिपियां हैं, राइट। और इन्होंने कहा कि जो वेद और उपनिषद है ना, वहां तक ठीक है, उधर तक बात मानी जा सकती है, लेकिन पुराणों में आके जो है वो खेल खराब हो गया। पुराणों में जो बातें लिखी है ना, वो बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज हो गया मामला। तो हम पुराणों को अवॉइड कर सकते हैं। जो वेदों में एक ईश्वरवाद की जो बात की गई है उसको अडॉप्ट कीजिए। वेदों में जो लाइफस्टाइल की बात की गई है, किस तरह जीना है, कैसे खाना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना, वो सारी चीजें आप फॉलो कीजिए। पुराणों को आप सिरे से अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है या ऐसा उनको भी लगा होगा कि पुराण जो है वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। उनके पीछे, उनके लिखे जाने के पीछे कुछ हो सकता है कि कुछ पॉलिटिकल कारण रहे हो। ऐसा स्वामी विवेकानंद को भी लगा। उन्होंने खुले मंच पर ऐसी ऐसी बातें बोली हैं कि जो कि मैं माइक्रो एनालिसिस के समय जो है वो डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पहले फाउंडेशन क्रिएट हो, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको कॉग्निटिव डिसोनेंस देंगी। अगेन अनदर ग्रेट वर्ड, पढ़िएगा इसके बारे में, व्हाट इज कॉग्निटिव डिसोनेंस। ठीक है, गूगल कीजिएगा। मैं चाहता हूं कि इस तरह की छोटी छोटी चीजें आप समझें। ठीक है, सो दैट मीन्स ये कि इन लोगों ने स्टडी किया है अच्छे से, फर्स्ट हैंड। राजा राम मोहन रॉय ने अगर इतना मतलब बड़े लेवल पर लेके गए हैं वो मूवमेंट को, अगर अपनी जान का खतरा जो है वो उनको रहा, जान की बाजी अगर उन लोगों ने लगाई है, तो फेक र्यूमर्स के बेसिस पे नहीं लगाई है उन लोगों ने। उनको फर्स्ट हैंड जो है वो नॉलेज थी। आज के इस सोशल मीडिया के ज़माने में हम जो फॉरवर्ड्स होते हैं उनको पढ़ के ग्रंथों की नॉलेज इकट्ठा करते हैं। अगर मेरी बिल्कुल एक बेसिक आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको धर्म के बारे में नॉलेज रखनी है, थॉरो नॉलेज रखनी है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन धर्म के ये जितने भी ग्रंथ हैं इनको पढ़ें, एटलीस्ट कुछ एक हद तक पढ़ें। अगर आपको लगता है कि आप जो है वो वेदों को समझना चाहते हैं तो ऋग्वेद को एटलीस्ट पढ़ने की कोशिश कीजिए। ऑनलाइन अवेलेबल है, ऋग्वेद की वेबसाइट है, आई गेस ऋग्वेद.com करके ही है, या वेद जो भी है, लेकिन आपको गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ पर जाइए, ढूंढिए, पढ़िए।
पॉइंट मेरा ये है कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत किया कीजिए, खुद से रिसर्च करने की आदत डालिए, खुद से जो है वो चीज़ों को पढ़ने की आदत डालिए, फर्स्ट हैंड नॉलेज लीजिए, फॉरवर्डेड नॉलेज पे ध्यान मत दीजिएगा। हो सकता है कि कोई अपने पॉलिटिकल उल्लू को सीधा करने के लिए आपका इस्तेमाल कर रहा हो। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इन छोटी छोटी चीज़ों को समझना। नेक्स्ट चीज़ देखिएगा, मैंने आपको बोला ना कि नागरिक बनाना चाहता हूं मैं आप लोगों को। पहली मेरी कोशिश है आप नागरिक बने। ठीक है, एक नागरिक को जागरूक होना बहुत जरूरी है और इन सारी चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेटर बनने की तरफ बढ़ेंगे। सो दीज फाउंडेशनल सेशंस आर टू मेक यू अ सिटीजन, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। एडमिनिस्ट्रेटर किस तरह बना जाता है उसके बाद हम आगे देखेंगे हमारे माइक्रो एनालिसिस वाले टॉपिक्स पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, उनकी वाइफ का नाम है शारदा मणि मुखर्जी और उनको उन्होंने देवी माता की तरह पूजा। इनफैक्ट उनके सभी डिसाइपल्स ने शारदा मणि मुखर्जी को एक देवी की तरह पूजा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। सो बिल्कुल बेसिक फैक्ट्स उठाते हैं। हम सब जानते हैं इनका नाम है नरेंद्र नाथ दत्ता, who later came to be known as Swami Vivekanand, spread Ramakrishna's message and tried to reconcile it to the needs of contemporary Indian society. इंडियन सोसाइटी में रामकृष्ण के जो मैसेज है ना उसको पहुंचाने की कोशिश करी इन्होंने। मैसेज क्या है रामकृष्ण का कि भैया अपने जीवन में योग को जोड़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने जीवन में योग को एक हिस्सा बनाइए। योग शब्द का मतलब क्या होता है? अगर आप लिटरली सोचें तो योग का मतलब है जोड़, है ना, जुड़ रहा है। क्या चीज जोड़नी है आपको? आपको अपने इस शरीर को इस ब्रह्मांड के साथ जोड़ना है ना। आपको अपनी बॉडी की जो ज्योमेट्री है उसको कॉस्मिक ज्योमेट्री के साथ अलाइन करना है। चक्र जो होते हैं हमारे शरीर के, इतना डिटेल में नहीं, लेकिन कहने का मतलब ये सारी बात छोड़िए। मैं चाहता हूं कि एक बेसिक प्रैक्टिस आप करना शुरू करें। सुबह सुबह 15 मिनट केवल गहरी सांस लें, और कुछ नहीं, केवल और कुछ नहीं करना, कोई योग, कोई साधना, कोई मेडिटेशन, कुछ नहीं। वो हायर लेवल धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट बन जाएगा उस चीज में, लेकिन एटलीस्ट अपनी ब्लड केमिस्ट्री को अलाइन करने की कोशिश करें। बैठिए ध्यान की मुद्रा में और गहरी सांस ले। मतलब बैठने का मतलब ये है कि कमर सीधी करके बैठिए, बाकी तो कैसे मर्जी बैठिए। ठीक है, हैंड पोजीशंस कुछ भी हो आपके, लेकिन कमर सीधी करके बैठिए और गहरी सांस लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने दिनचर्या में नोट कीजिए कि कितनी बार आप फ्रीली पूरा लंग भर के सांस लेते हैं। ठीक है, और अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपका जो लाइफस्टाइल है वो अलाउ नहीं करता है आपको एक्सरसाइज वगैरह करना, राइट, समय नहीं लगता आपको, तो केवल 10 मिनट गहरी सांस लेना शुरू कीजिए। जीवन में बदलाव पाएंगे आप, गारंटी से कह सकता हूं मैं। 30 दिन के अंदर आपको रिजल्ट दिखने लग जाएंगे कि ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी ब्लड केमिस्ट्री कैसे इंप्रूव होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट ब्लड केमिस्ट्री। ध्यान दीजिएगा, इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटर बनना है तो आपको अपनी बॉडी में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। पहले बहुत ज़रूरी है आपको अपनी बॉडी में डिसिप्लिन लाना, क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब एक बहुत हाई प्रेशर जॉब है। मैंने आपको बोला ना 24 घंटे 7 दिन काम करना है। सोते हुए भी आपका दिमाग जो है वो यही चीज़ें सोचता रहेगा कि वहाँ पर ये समस्या है, इधर ये समस्या, राइट। एडमिनिस्ट्रेटर की नौकरी सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि एक जिले का प्रशासक बन गए, लेकिन एक जिले की पूरी जिम्मेदारी आपके कंधों पर होगी। एक जिले में हर एक व्यक्ति की जान के लिए आप अकाउंटेबल रहेंगे। तो उस तरह की हाई प्रेशर जॉब को हैंडल करने के लिए एक बिल्कुल स्ट्रांग आपको साउंड माइंड की ज़रूरत है। इंटरव्यू में जो इंटरव्यू लेने वाला जो पैनल होता है वो यही चीज़ चेक करता है कि इस व्यक्ति की मेंटल कैपेबिलिटी है भी या नहीं, उस तरीके का स्ट्रेस लेवल हैंडल करने की या नहीं। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़ देखिएगा, ही emerged as the preacher of नियो हिंदुइज्म। नियो हिंदुइज्म का मतलब क्या है? नियो शब्द का मतलब होता है नवीन, नया हिंदुइज्म किस तरफ मूव कर रहा था? नया हिंदुइज्म मूव कर रहा था कि ऊंच नीच का जो है वो दायरा वो कम हो, खत्म हो इनफैक्ट। ठीक है, दलित शब्द बाद में इस्तेमाल किया गया, लेकिन समाज का जो डाउन ट्रोडन तबका है उसका अपलिफ्टमेंट हो, महिलाओं की सिचुएशन में सुधार हो। तो ये इनको कहा गया नियो हिंदू या नियो हिंदुइज्म। ऐसे लोग जो हिंदू धर्म में बदलाव लाना चाहते थे हिंदू धर्म की बेहतरी के लिए। सो नियो हिंदुइज्म के एक
काफी इंपॉर्टेंट जो है वो लीडर रहे। कौन? स्वामी विवेकानंद। सर्टेन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस ऑफ रामकृष्ण, इनकी टीचिंग्स का बेसिस क्या क्या रहा? स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस ऑफ रामकृष्ण, द टीचिंग ऑफ उपनिषद एंड गीता and the examples of Buddha and Jesus are the basis of Vivekananda's message to the world about human values. बुद्ध, जीसस, गीता, उपनिषद, वेद और रामकृष्ण, ये उनकी टीचिंग के बेसिस रहे। ये सब गुरु थे उनके। इन सब गुरुओं की बातों को उन्होंने लोगों तक पहुंचाया। राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ही सब्सक्राइब टू द वेदांत which he considered a fully rational system with a superior approach. वेदांत fully rational system, यही सेम बात राम मोहन रॉय ने भी तो कही थी कि जो वेद हैं वो बहुत ज्यादा साइंटिफिक अप्रोच से लिखे गए हैं। वो वेद जो हैं वो लॉजिक लगाकर लिखे गए हैं। आपको उन्हीं लॉजिक्स को फॉलो करना है, और ये जो समाज में सुपरस्टिशन फैला है इसको अवॉइड करना है। उन लॉजिक्स को लगाना शुरू कीजिए, सोसाइटी जो है वो अपलिफ्ट हो जाएगी। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो सोशल रिफॉर्मर्स है ना, ये वैदिक टाइम में वापस नहीं जाना चाहते थे। ये ऐसा नहीं है कि वैदिक टाइम ले आइए, ठीक है। ये चाहते थे कि जो प्रेजेंट टाइम्स चल रहा है उसमें वैदिक आइडियोलॉजीज जो है वो आप अडॉप्ट करनी शुरू कर दें। हो सकता है कि अगर आप मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हो, लेकिन आप अपनी वैदिक वैल्यूज को तो मत भूलिए एटलीस्ट। जैसे कि जापान ने किया। जापान ने मॉडर्नाइजेशन में, जापान की टेक्नोलॉजी से हम सब जो है वो वाकिफ हैं। हम जानते हैं कि जापानीज टेक्नोलॉजीज जो है वो यूरोपियन टेक्नोलॉजीज को ज्यादा, मतलब उनसे एडवांस्ड है जापानीज टेक्नोलॉजीज, राइट। कुछ एक हद तक जो है वो यूरोपियन जो ऑटोमोबाइल्स हैं, हो सकते हैं कि जर्मन ऑटोमोबाइल्स जापानीज ऑटोमोबाइल्स से कहीं जो है वो थोड़ा बहुत ट्रम्प कर देते हैं उन्हें, लेकिन बट स्टिल जो है वो टेक्नोलॉजी के मामले में जापान का नाम है। लेकिन जापानीज ने अपनी ट्रेडिशनल कल्चरल वैल्यूज को नहीं छोड़ा, उनको भी अपलिफ्टेड रखा। यही तो सेम चीज चाहते थे कौन? जो रिलीजियस सोशल रिफॉर्मर्स थे, कि आप अगर, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय ने भी यही चीज तो कही कि हिंदू धर्म को सुधार करना है हमें वेस्टर्न लाइंस पे। जो वेस्ट में प्रीचिंग की जा रही है आइडियोलॉजीज की, ह्यूमनिज्म के, ठीक है, जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी, उसके अलावा फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इन सब चीजों को हमें हिंदू सोसाइटी में लेकर आना है। इंडस्ट्रियलाइजेशन लाएंगे हम, बिल्कुल सही तरीके से हम अलाइन करेंगे, ठीक है। हमें इंडस्ट्रियली भी, इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग होना है, लेकिन स्पिरिचुअली, मेंटली भी स्ट्रांग रहना है। दोनों चीजों, दोनों स्ट्रेंथ की जरूरत है। आज मैंने एक दिन सेशन में पहले ही बोला था कि क्या आप 10 मिनट स्थिर बैठ सकते हैं? कोशिश कीजिएगा। आज मैं फिर से कहता हूं आपको कि केवल, ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको 10 से 15 मिनट केवल स्थिर बैठना है, बिल्कुल स्थिर। अपने शरीर की कोई भी एक भी जो है वो मसल आपको वॉलेंटरी नहीं हिलानी। देखिएगा कि कितना समय तक, हो सकता है 10, 15, 20 मिनट भी आप बैठ जाएं, लेकिन देखिएगा कि कितने समय तक आप चैन से बैठ सकते हैं, राइट। कितने समय बाद आपको बेचैनी हिट करती है, एंग्जाइटी कितने टाइम बाद हिट करती है। तो जो एंक्शियस है हमारा यूथ बहुत ज्यादा, मैं गारंटी ले सकता हूं इस चीज की कि 75% से ज्यादा यूथ जो है वो 10 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ सकता, एंक्शियस है। जो यूथ है वो बहुत ज्यादा एंक्शियस है, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में। वो जो स्ट्रेस लेवल्स हैं वो पार है छत से। वही तो ठीक करना था, वही तो ठीक करना चाहते थे कि आपको मॉडर्नाइज करना है अपने आप को, कीजिए, कोई नहीं रोक रहा आपको, लेकिन अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी बढ़ाइए, अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाइए, जो कि वेदों में लिखा है, जो कि योग के माध्यम से होगा। बहुत जरूरी है। इनफैक्ट मैं आपको इस YouTube के मंच से एक बात एडवाइस करना चाहूंगा कि योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, बहुत आवश्यक है आपके लिए। कुछ नहीं करना, सारी बात छोड़िए, आपको योग भी नहीं करना ना, आपको गहरी सांस लेना तो शुरू कीजिए एटलीस्ट। पूरी फुल ब्रेथ, आपके लंग्स की जो कैपेसिटी है उतनी कैपेसिटी तक सांस लीजिए, बस 10 मिनट कीजिए काम। धीरे धीरे बाकी सारी चीजों पर आपका इंटरेस्ट अपने आप आने लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यही सेम चीज ये लोग भी कह रहे थे कि आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। हिज मिशन वॉज टू ब्रिज द गल्फ बिटवीन परमर्थ एंड व्यवहार एंड बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड डे टू डे लाइफ। देखिए वही चीज मैं कह रहा हूं, आपकी जो डे टू डे लाइफ है उसमें स्पिरिचुअलिटी लानी है ना। कहने का मतलब कि ब्रिज बनाना, जोड़ना चाहते हैं ये डे टू डे लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को जोड़ना चाहते हैं। यानी आप जो भी काम करें उसको परफेक्शन से करें, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी लाएं, शांति लाएं अपने काम को करने में, अपने
विवेकानंद, इसीलिए इनको विवेकानंद कहा गया, राइट, कि अपने काम काज में विवेक लाएं और उसमें आनंद भी हो। विवेक और आनंद दोनों चीजें हो। शांति से करें, धैर्य से करें, चीजों को जल्दबाजी में ना करें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट चीज देखिएगा, विवेकानंद बिलीव्ड इन द फंडामेंटल वननेस ऑफ गॉड। विवेकानंद की आइडियोलॉजी मोनोथिज्म। वननेस ऑफ गॉड का मतलब क्या है? मोनोथिज्म। और इनकी ये फेमस स्टेटमेंट, एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, देखिएगा, फॉर आवर ओन मदरलैंड अ जंक्शन ऑफ द टू ग्रेट सिस्टम हिंदुइज्म एंड इस्लाम इज द ओनली होप। उन्होंने कहा कि भारत के लिए, अगर भारत को तरक्की की तरफ बढ़ना है ना, तो इस्लाम और हिंदू धर्म को आपस में रिलेटेड रहकर जो है वो चलना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा जो है वो बंटवारा आ गया है धर्म के नाम पर। और मैं आज आपको वार्न कर रहा हूं, ये शायद बात आपको आज समझ आए, 5 साल बाद समझ आए, 10 साल बाद समझ आए, हो सकता है कि 20 साल बाद समझ आए, हो सकता है कि नेक्स्ट जनरेशन को आपकी समझ आए। धर्म का इस्तेमाल पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए किया जाता है, जाता था, जाता रहेगा। आपको मैनिपुलेट नहीं होना है उस चीज को लेकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। अगर आप जैसे, क्योंकि मैंने आपको बोला ना, आपको एडमिनिस्ट्रेटर बनना है तो न्यूट्रल रह के सोचना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी पर्टिकुलर धर्म को फॉलो ना करें, लेकिन स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं, आध्यात्म की तरफ बढ़े, राइट। धर्म और आध्यात्म में एक डिफरेंस है। हो सकता है कि कई जगहों पर धर्म बहुत अच्छी चीजें प्रीच करता है, बिल्कुल सोशल रिफॉर्मिंग के लिए बहुत जरूरी है, जनता को जोड़ के रखने के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन उसके साथ होने वाली हिंसा, उसके साथ होने वाला जो ऑपरेशन है वो गलत है। आपको इंडिविजुअलिटी, अगर एक व्यक्ति की बात करूं तो आध्यात्म की तरफ जाना चाहिए, एक सोसाइटी की बात करूं तो एज अ धर्म जो है वो बहुत नेसेसरी है सोसाइटी के लिए, लेकिन एक इंडिविजुअल की बात की जाए तो आपको आध्यात्म की आवश्यकता है, स्पिरिचुअलिटी की जरूरत है। अपनी मानसिक क्षमताओं को बढ़ाइए, बहुत जरूरी है। हमें इंसान का जीवन मिला है, लिव टू द फुलेस्ट। नेक्स्ट चीज देखिएगा, ही डिक्लेयर्ड दैट नॉलेज विदाउट एक्शन इज यूजलेस। ये बहुत डायरेक्ट सीधा सीधा सवाल है, ये पॉइंट पे क्वेश्चन बनता है कि किसने कहा है कि नॉलेज विदाउट एक्शन इज यूजलेस। तो आपको पता होना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि आपके पास नॉलेज है और आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो वो नॉलेज आपकी धरी की धरी रह जाएगी। ये कॉमन सेंस की बात है। इस चीज को, इस आइडियोलॉजी को पॉपुलराइज, इस कॉमन सेंस को पॉपुलराइज करने का काम किसने किया? विवेकानंद ने। उनके पास मंच उपलब्ध था, उनके पास नॉलेज थी, उस नॉलेज को उन्होंने एग्जीक्यूट किया, लोगों को जागरूक करने का काम किया। बहुत जरूरी है। मैंने कहा ना कि चर्चा शुरू होनी चाहिए, बहुत जरूरी है, पहले चर्चा शुरू हो। एक बार चर्चा शुरू होगी, धीरे धीरे उस पर एग्जीक्यूशन भी शुरू हो जाएगा, काम होना भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखिएगा, ही लेमेंटेड द आइसोलेशनिस्ट टेंडेंसीज एंड टच मी नॉट एटीट्यूड ऑफ हिंदूज इन रिलीजन मैटर्स। टच मी नॉट एटीट्यूड ऑफ हिंदूज, ठीक है, मुझे मत छुओ का जो रवैया है हिंदुओं का, उस समय जो था बहुत ज्यादा जो है वो रिजिड था। अब इसका मतलब क्या है? टच मी नॉट एटीट्यूड का मतलब सिंपल सी बात है कि जो उस समय के कट्टर हिंदू थे, ठीक है, कट्टर हिंदू कौन थे? जिनको इन सब धर्म के द्वारा जो स्थापित चीजें थी ना, धर्म की वजह से जो समाज में ऊंच और नीच एस्टेब्लिश था, इस समाज के इस सिस्टम से जिनको डायरेक्ट मॉनेटरी गेन्स हो रहे हैं, यानी जिसका पैसा बन रहा है इस समाज के सिस्टम से, उसको अगर आप चैलेंज करेंगे तो ऑब्वियसली उसे समस्या होगी, और समस्या होगी तो वो उस चीज का विरोध करेगा। तो जो हिंदूज हैं उन्होंने एक एटीट्यूड बना रखा है कि हमें तंग मत करो, तुम हमें छुओ ही मत, हमें तुम बताओ ही मत कि हमारी सोसाइटी में समस्या है, हमें तुम बताओ ही मत कि हमें जो है वो अपने समाज में सुधार लाने की जरूरत है। आज भी मुझे, जब मैं कल या पिछले सेशन में सती के बारे में डिस्कस कर रहा था और सती को मैं कंडेम कर रहा था, तो कहीं मुझे यह पढ़ने को मिला कि सती प्रथा ठीक है। समझ रहे हैं आप? ये ट्रिगर वर्ड्स हैं, ये ट्रिगर करने के लिए हैं। तो मैं चाहता हूं कि इन सब चीजों से दूर रहें, आप इन सब चर्चाओं से दूर रहें। जो चीज लॉजिकली आपको सही लगती है, ठीक है, सही आपको किस चीज पर रखना है? जो चीज मानवतावाद, यानी कि पहली चीज तो जो करुणा, कंपैशनेट हो, ऐसा एक्शन लो जो कंपैशनेट हो, करुणा से भरा हो, ठीक है। निर्दयता के काम करना बंद कीजिए, ठीक है।
आप नहीं निर्धारित करेंगे किसी को जीने का हक है या नहीं है। बहुत जरूरी है चीज ये समझना। सो ऐसा ही कुछ प्रीचिंग जो है वो विवेकानंद ने भी करी। नेक्स्ट चीज देखिएगा, ही फ्राउंड एट रिलीजन्स टेसिट अप्रूवल ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द पुअर बाय द रिच। रिलीजन्स टेसिट अप्रूवल यानी कि अमीर जो है वो गरीबों का शोषण करता रहे। हमारा जो हिंदू धर्म था उस समय का, बाद में रिफॉर्म हुआ है, उसमें ऐसा नहीं है कि अभी भी वही हालात है, लेकिन तब जो हालात थे, तब के हालात के हिसाब से जो अमीर हैं वो गरीबों का शोषण करते रहे, और इस चीज को सपोर्ट कर रहा था हिंदू रिलीजन खुद। तो यही रिफॉर्म लाने की जरूरत थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत जरूरी। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, कई जगहों पर यह लिखा हुआ है कि जो शूद्र है, जो दस्यु है, उसको सजा दी जाए, वो मरने के लायक है, उसको प्रताड़ित किया जाए, उसकी संपत्ति को छीन लिया जाए। ये सारी बातें जो है वो हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखी हुई हैं। अब पॉइंट ये है कि किसने ये एडिशंस करे हैं उसमें, और क्या पॉलिटिकल गेन्स हुए उस चीज से। तो समझिए इन सब चीजों को। ठीक है, मैंने आपको बोला ना कि धर्म एक कम्युनिटी को जोड़कर रखने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहां पर धर्म का इस्तेमाल मैनिपुलेट करने के लिए और पॉलिटिकल और मॉनेटरी गेन करने के लिए यूज हो रहा है, पैसा कमाने के लिए कहां इस्तेमाल हो रहा है, वो गलत है। धर्म को उपयोग करना है आपको एक सोसाइटी को जोड़ के रखने के लिए, एक सोसाइटी को प्रोग्रेसिव रास्ते में, यानी कि एक सोसाइटी को जो है वो आपको अपलिफ्ट करना है, प्रोग्रेसिव रास्ते पर ले जाना है ना, सुधारना है। धर्म क्यों स्थापित किए गए हैं? समाज को सुधारने के लिए, समाज को एक प्रोग्रेसिव डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। अगर धर्म समाज को प्रोग्रेसिव डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं तो वहां पर सुधार लाने की जरूरत है, जो कि इन सब सुधारकों ने करा भी। इसीलिए बहुत हद तक जो है वो अभी सुधार आ चुका है। आप युवा पीढ़ी हैं, हम युवा पीढ़ी हैं, हमारे आगे ही भविष्य है हमारे बच्चों का। तो हमें ध्यान रखना है कि आगे आने वाली पीढ़ियों को किस तरह का समाज मिले। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इस चीज पर सोचिएगा जरूर कि किस तरह का समाज आपके आगे आने वाली पीढ़ियों को मिलना चाहिए। ये आप पर ही डिपेंड कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखिएगा, he believed that it was insult to God and humanity to teach religion to a starving man। उन्होंने कहा कि एक भूखे आदमी को तुम खाना नहीं दे रहे हो, उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन को सुधारने के लिए काम नहीं कर रहे हो, लेकिन उसे धर्म सिखा रहे हो तुम। ठीक है, तो ये भगवान को ही गाली है। ये डायरेक्ट सवाल हैं, ये सारे जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं ना, ये डायरेक्ट सवाल बनते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है यहां से, इन लाइंस में से। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ही पॉइंटेड आउट द मासेस नीडेड टू काइंड्स ऑफ नॉलेज। जनता को दो तरह की नॉलेज चाहिए। पहली तो सेक्युलर नॉलेज, यानी धर्म निष्पेक्ष रहकर आपको जो है वो सोचना पड़ेगा। दूसरा, अबाउट हाउ टू वर्क फॉर देयर इकोनॉमिक अपलिफ्ट एंड द स्पिरिचुअल नॉलेज टू हैव फेथ इन देमसेल्व्स एंड स्ट्रेंथन देयर मॉरल सेंस। सेक्युलर नॉलेज चाहिए ताकि समाज के सभी धर्म, जाति और सभी रंग के या सभी क्रीड के लोगों का सोशल अपलिफ्टमेंट, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो। इसके लिए धर्म निष्पेक्षता यानी सेक्युलरिज्म चाहिए। और दूसरी चीज, आपको स्पिरिचुअलिटी की जरूरत है ताकि एक इंडिविजुअल व्यक्ति, आप एज एन इंडिविजुअल, आपकी मानसिक क्षमताओं में वृद्धि हो। ठीक है, आप जो है वो मेंटली स्ट्रांग बने, बहुत आवश्यक है आपका मेंटली स्ट्रांग होना। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखिएगा, he called upon his countrymen to imbibe a spirit of liberty, equality and free thinking। क्या क्या होना चाहिए? स्पिरिट ऑफ लिबर्टी, आजादी, इक्वालिटी, बराबरी, और फ्री थिंकिंग, खुले विचार। लास्ट पॉइंट है, एट द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस हेल्ड एट शिकागो इन 1893। ये डायरेक्ट सवाल बनता है कि पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस 1893 में जो हुई थी शिकागो में, वहां पर स्वामी विवेकानंद ने जो है वो भाषण दिया था। मेड अ ग्रेट इंप्रेशन ऑन पीपल बाय हिज लर्न्ड इंटरप्रिटेशंस। और यही सब बातें उन्होंने वहां पर जनता को बताई थी, और भारत के वेदों के बारे में उन्होंने डिस्कशंस जो है वो एक इंटरनेशनल लेवल पर शुरू किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट आइए बात करते हैं अब दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के बारे में। पहला पॉइंट देखिएगा, द आर्य समाज मूवमेंट, रिवाइवलिस्ट इन फॉर्म though not in content, was the result of a reaction to western influences।
आर्य समाज जो है वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस से जो है वो शुरू हुआ। अब देखिए ये सारे जो सोशल कल्चरल रिफॉर्म्स हैं बंगाल से शुरू हुए बड़े लेवल पर, और शुरू किए राजा राम मोहन रॉय ने, वो रहे पाइनियर। और राजा राम मोहन रॉय वाज इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम द वेस्टर्न थॉट, है ना, पश्चिम की जो लिबर्टी के जो थॉट्स थे उनसे इन्फ्लुएंस थे। दैट मीन्स अगर आप टेक्निकली कहें तो भारत में जितने भी सोशल रिफॉर्मिंग के जो काम हुए हैं ना, रिलीजियस रिफॉर्मिंग के, उन सबको आप रख सकते हैं बेस कहां पर, उसका वेस्टर्न में। लेकिन ऐसा एंटायरली ट्रू नहीं है। जैसे कि सत्यशोधक समाज है, वो समाज, वो हिंदू सोसाइटी के जो डाउन ट्रॉडन है उनका अपलिफ्टमेंट चाहता था। इसका मतलब ये नहीं है कि सत्यशोधक समाज अगर 19वीं सदी में एक्टिव रहा तो उससे पहले के जो व्यक्ति थे वो डाउन ट्रॉडन्स को अपलिफ्ट नहीं करना चाहते थे, डेफिनेटली करना चाहते थे, लेकिन उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि अगर हम करेंगे तो कहीं हमें पंडित जी पीटे ना। ठीक है, तो वो कॉन्फिडेंस उनका तब आया जब उन्होंने देखा कि आसपास इस तरह के रिफॉर्म मूवमेंट्स चल रहे हैं, अब हमारे पास एजुकेशन है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, सीज की जाए। राइट, तो ये जो अपॉर्चुनिटी है एजुकेशन, या ये जो रास्ता उन्होंने बनाया, राइट, ये एक ऐसा बीहड़ था जहां पर अभी रास्ता नहीं था, उस रास्ते को बनाने का काम जो है वो ये शुरुआती रिफॉर्मर करके गए। उसके बाद लोगों ने जो है वो यहां पर उस रास्ते पर चलना शुरू किया। ठीक है, तो जो शुरुआती जो ट्रेल ब्लेजर्स थे जिन्होंने ये रास्ता बनाया है, वो किससे इन्फ्लुएंस थे? वो पाश्चात्य संस्कृति से इन्फ्लुएंस थे। ऐसा नहीं है कि भारतीय जो वेद हैं वहां से उनको मोटिवेशन नहीं मिला, लेकिन अपनी जो विचारधारा है उसको क्रेडिबिलिटी उनको वेस्ट में मिली। क्यों? क्योंकि वही विचारधारा वेस्ट में भी चल रही थी, तो एक उनको क्रेडिबिलिटी मिल गई कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही हो रहा है, देखो वेस्ट में भी हो रहा है, यहां भी करते हैं हम। तो वो क्रेडिबिलिटी मिली उनको अपनी विचारधारा की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सो आर्य समाज रिवाइवलिस्ट इन फॉर्म दो नॉट इन कंटेंट, रिवाइवल लाए वो। ठीक है, अब देखते हैं किस किस चीज में रिवाइवल लाए। इट्स फाउंडर्स दयानंद सरस्वती और मूल शंकर। दयानंद सरस्वती जी के लिए एक और संज्ञा है मूल शंकर। was born in old Morvi state in Gujarat in a Brahmin family. दयानंद सरस्वती was also a Brahmin. अब मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया कि ये जितने भी विचारक हैं, ये जितने भी सुधारक हैं, ये सभी अपर कास्ट हिंदूज हैं। इनमें से कुछ जो है वो लोअर कास्ट हिंदू हैं, जैसे कि हमारे सत्यशोधक समाज के संस्थापक हैं, तुरंत कमेंट में बताएंगे कौन है। ठीक है, सो दैट मीन्स ये जितने भी सुधारक है ना, ये अपर क्लास हिंदूज हैं। और सुधारक अपर क्लास हिंदूज ज्यादा क्यों हैं? इसका सिंपल जवाब ये है कि एजुकेशन पर इजी एक्सेस अपर क्लास हिंदूज का है, क्योंकि जो अपर क्लास हिंदूज है वो फाइनेंशियली साउंड भी हैं, इसीलिए उनको इजी एक्सेस है एजुकेशन, बोथ वेस्टर्न एज वेल एज द नेटिव इंडियन ट्रेडिशनल लैंग्वेज, जो संस्कृत एजुकेशन है। तो वो ब्राह्मण है तो वो संस्कृत पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो शूद्र है वो संस्कृत को नहीं पढ़ सकता, ऐसा सोसाइटी में डोमिनेशन है ब्राह्मण्स का। लेकिन नॉन ब्राह्मण्स के लिए भी संस्कृत की स्टडी के दरवाजा किसने खोला? तुरंत कमेंट में बताएंगे। पिछले ही सेशन में कवर कराया मैंने ये पॉइंट। डायरेक्ट सवाल बनते हैं इस तरह के। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखिएगा। ही वांटेड एज एन एस्टिक फॉर 15 ईयर्स। 15 साल तक वो एक साधु की तरह भटकते रहे। ठीक है, इन सर्च ऑफ ट्रूथ। दयानंद हैड रिसीव्ड एजुकेशन ऑफ वेदांत। वेदांत की एजुकेशन कहां से मिली उनको? फ्रॉम अ ब्लाइंड टीचर, एक अंधे टीचर, स्वामी विरजानंद इन मथुरा। तो स्वामी विरजानंद से उन्हें जो है वो एजुकेशन मिली। नेक्स्ट इज द फर्स्ट आर्य समाज यूनिट वाज फॉर्मली सेट अप बाय हिम एट बॉम्बे इन 1875 एंड लेटर द हेडक्वार्टर्स ऑफ द समाज वर शिफ्टेड एट लाहौर। सो आर्य समाज की पहली यूनिट कहां बनी? बॉम्बे में। और फिर आर्य समाज, याद रखिएगा 1875 बॉम्बे में पहला जो है वो आर्य समाज का फॉर्मल हेडक्वार्टर एस्टेब्लिश हुआ। फिर बाद में उसके हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर दिया गया कहां पर? लाहौर में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, अगला पॉइंट देखिएगा। दयानंद्स व्यूज वर पब्लिश्ड इन हिज फेमस वर्क सत्यार्थ प्रकाश। बहुत इंपॉर्टेंट है। दयानंद सरस्वती द्वारा जो प्रकाशन था उसका नाम क्या पब्लिकेशन थी उनकी? तो सत्यार्थ प्रकाश का जो प्रकाशन करते थे। ठीक है, उसमें अपने सारे व्यूज वो बताते थे कि देखो ये सब जो है वो आपको फॉलो करने चाहिए। आगे उन व्यूज के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में।
ठीक है। हिज विजन ऑफ इंडिया इंक्लूडेड अ क्लासलेस एंड कास्टलेस सोसाइटी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में एक क्लासलेस और कास्टलेस सोसाइटी होनी चाहिए, यानी कि ना ही भारत में किसी भी तरह का वर्ण होना चाहिए, सोशल क्लासेस नहीं होनी चाहिए, और उन वर्णों में किसी तरह की जो जातियां हैं वो सब खत्म हो, यानी कि सभी भारतीय क्या हैं, बराबर हैं। राइट, इम्पॉसिबल सी बात लगती है ना, सभी भारतीय बराबर हो। आप मुझे तुरंत कमेंट में बताइए कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या सभी भारतीयों को बराबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या जाति व्यवस्था सही है। ठीक है, आगे हम जाति व्यवस्था पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने बोला ना आपको कि एक पूरा टॉपिक कराऊंगा मैं आपको कि जाति व्यवस्था एस्टेब्लिश कैसे हुई। अभी अब अपना अपना बताइए कि आपका मत क्या है इस कास्ट सिस्टम को लेकर, इस क्लास सिस्टम को लेकर। और जब मैं पूरा जातीय व्यवस्था आपको समझा दूंगा कि कैसे एस्टेब्लिश हुई है, उसके बाद फिर सोचिएगा कि क्या आपका फैसला बदला या नहीं। नेक्स्ट चीज देखिएगा, His vision of India included a classless and casteless society, a united India, both religiously, socially, and nationally, and an India free from foreign rule, with Aryan religion being the common religion of all. तो सबका रिलीजन क्या होना चाहिए, आर्यन रिलीजन होना चाहिए। ऐसा किसने कहा, दयानंद सरस्वती ने। बहुत डायरेक्ट सवाल बनता है। He took inspiration from Vedas and considered them to be the India's rock of ages, मतलब ऐसे ग्रंथ हैं जो कि भारत के लिए बिल्कुल सटीक जानकारी लिखी है उसमें। ठीक है, तो वेद को डायरेक्टली फॉलो करना है आपको, उसको, उसके अलावा और कुछ नहीं। इनफैक्ट ही गेव द स्टेटमेंट, ही गेव द स्लोगन बैक टू द वेदास। ठीक है, कि वेदों की ओर चलो, वेदों की ओर बढ़ो, कि वेदों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए फिर से। तो वही मैंने आपको बेसिक चीज बोली कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे धर्म के बारे में थोड़ी नॉलेज एक्वायर करनी है, या ओपिनियन रखते हैं आप, तो पढ़ के देख लीजिए एक बार, है ना। ऑनलाइन सर्च कीजिएगा, आपको वेदों के लिए एक डायरेक्ट वेबसाइट मिल जाएगी, उसमें सभी वेद आपको पीडीएफ में अवेलेबल होंगे, डाउनलोड कीजिएगा, ऋग्वेद से पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया चीजें लिखी हैं उसमें। मैंने आपको बोला ना कि फॉरवर्ड मैसेजेस पे ध्यान मत दीजिए, खुद से फर्स्ट हैंड नॉलेज लीजिए ना, थोरो तरीके से पढ़िए, उसके बाद देखिए कि हो सकता है कि आपको पता चलेगा फॉरवर्ड मैसेजेस जो है उसमें गलत बातें लिखी हों कई सारी। ठीक है, या सही भी लिखा होगा, आपको कंफर्म हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट चीज देखिए, Dayanand's slogan of Back to the Vedas was a call for a revival of Vedic learning and Vedic purity of religion and not a revival of Vedic times. बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल बनता है। वैदिक रिलीजन का रिवाइवल करना है, यानी हिंदू रिलीजन को रिवाइव करना है, वैदिक लाइंस पे जो है वो अलाइन करना है हिंदू रिलीजन को। लेकिन समाज को वैदिक समय में नहीं ले जाना है। हमें जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है उन्हें यूज करना है, हमें जो मॉडर्न आइडियोलॉजीज है उनको इंप्लीमेंट करना है, लेकिन हमें वैदिक आइडियोलॉजीज को अपनी दिनचर्या में उतारना है। ठीक है, सो ध्यान दीजिएगा, ये पहला पॉइंट देखिएगा, रिवाइवल ऑफ वैदिक लर्निंग एंड वैदिक प्योरिटी ऑफ रिलीजन एंड नॉट अ रिवाइवल ऑफ वैदिक टाइम्स। वैदिक टाइम नहीं चाहते हैं वो, लेकिन वैदिक लर्निंग और वैदिक जो प्योरिटी है रिलीजन की वो चाहते हैं। He criticized later Hindu scriptures such as Puran and the ignorant priests for perverting Hinduism. पुराणों और जो प्रीसली क्लास है, जो पुरोहित वर्ग है, उन्होंने किस तरह पुराण और जो बाद के वेद और उपनिषदों के बाद के जितने भी ग्रंथ रहे, उनमें किस तरह जो है वो पॉलिटिकल अथॉरिटी को मोनोपोलाइज करने के लिए, सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को मोनोपोलाइज करने के लिए बातों को गढ़ा है उसमें, उस चीज का सख्त विरोध किया है किसने, दयानंद सरस्वती ने। ये उनके ओपिनियंस है सीधा। अब देखिए यहां पर लिखा है द 10 गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द आर्य समाज। अब आप में से कुछ स्टूडेंट जो है वो दयानंद एंग्लो जो डीएवी स्कूल है, एंग्लो वैदिक स्कूल जो है वो दयानंद द्वारा स्थापित, उसमें आपने एजुकेशन ली होगी, तो इन 10 पॉइंट्स के बारे में आप जानते होंगे। तो आइए देखते हैं इनकी जो डीएवी है, नॉट बाद में डीएवी, लेकिन आर्य समाज के जो 10 बेसिक गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहला देखिएगा, गॉड इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल ट्रू नॉलेज। ईश्वर ही सभी तरीके की नॉलेज का क्या है, प्राइमरी सोर्स है। गॉड एज ऑल ट्रूथ, ऑल नॉलेज, ऑल माइटी, इमॉर्टल, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, इज अलोन वर्दी ऑफ वर्शिप।
द वेदास आर द बुक्स ऑफ ट्रू नॉलेज, थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट, एन आर्य शुड ऑलवेज बी रेडी टू एक्सेप्ट ट्रुथ एंड अबैंडन अनट्रुथ। धर्म, दैट इज ड्यू कंसिडरेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग, शुड बी द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ ऑल एक्शन। धर्म शुड बी द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ ऑल एक्शन। इसमें सवाल बन जाते हैं, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू आर्य समाज व्हाट शुड बी द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ ऑल एक्शंस। सो धर्म शुड बी द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ ऑल एक्शंस। द प्रिंसिपल एम ऑफ समाज इज टू प्रमोट वर्ल्ड्स वेल-बीइंग इन द मटेरियल, स्पिरिचुअल एंड सोशल सेंस। पूरे विश्व का उत्थान का इरादा है आर्य समाज का। नेक्स्ट चीज, एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड विद लव एंड जस्टिस। नेक्स्ट पॉइंट, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस एक बहुत जरूरी पॉइंट है, इग्नोरेंस, ठीक है, हम इग्नोर कर देते हैं हर चीज को। इग्नोरेंस इज टू बी डिस्पेल्ड एंड नॉलेज इंक्रीज। नॉलेज बढ़ाइए, इग्नोरेंस घटाइए। जैसे कि मैं बोल रहा हूं ना, मैंने बोला ना कि अगर आप थॉरोली पढ़ना चाहते हैं, अगर आप ओपिनियन रखना चाहते हैं वेदों के बारे में, तो वेदों को स्टडी करना शुरू कर दीजिए। जो इग्नोर कीजिए, जो फॉरवर्डेड मैसेजेस हैं यहां वहां से जो आपको मिलते हैं, उसको इग्नोर करें। अगर आप खुद से ओपिनियन रखना चाहते हैं तो थोरो पढ़ना शुरू कर दीजिए। हो सकता है कि आपके ओपिनियन बदल जाए, हो सकता है कि आपको कहीं गलतियां दिखनी शुरू हो जाएं। नेक्स्ट चीज देखिएगा, वंस ओन प्रोग्रेस शुड डिपेंड अपॉन अपलिफ्ट ऑफ ऑल अदर्स। तो ये थोड़ा सा सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी भी आ गई कि एक व्यक्ति का उत्थान तभी है जब सभी का उत्थान हो रहा है। अगर एक व्यक्ति खुद का उत्थान करके बाकी सबको डाउन ट्रॉडन रख रहा है तो वो सोसाइटी जो है वो बैलेंस नहीं है, वहां पर गड़बड़ है, ठीक है। तो दैट मीन्स सभी का उत्थान करना है यहाँ पे। सोशल वेलबींग ऑफ मैनकाइंड इज टू बी प्लेस्ड अबव एन इंडिविजुअल्स वेलबींग, ठीक है। एक व्यक्ति से ज्यादा सभी सोसाइटी की भलाई का सोचना है हमें। तो मैं यहां आपसे एक सवाल जो है वो पूछना चाहता हूं। ये सारी सोशल वर्कर्स हमने देखे है ना, जितने भी अभी तक हमने पढ़े, आगे आने वाले सेशंस में मैं और भी आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन सवाल यहां पर यह बनता है कि क्या इनके द्वारा शुरू की गई ये सोशल, कल्चरल, रिलीजियस रिफॉर्म्स, क्या ये कायम रहे? क्या ये कुछ समाज में हमारे बदलाव ला सके? क्या आपको लगता है कि हमारे समाज में बदलाव आया है? आपको क्या लगता है कि कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि हमारे समाज में या आप जहां से बिलोंग करते हैं वहां के पर्टिकुलर सोसाइटीज में क्या सामाजिक कुरीतियां आज भी चल रही हैं जिनका बदलाव होना चाहिए? तो बदलाव वैसे अगर मैं सरल शब्दों में कहूं तो आपसे ही शुरू होगा, ठीक है। तो इसीलिए अपनी इमीडिएट सोसाइटी में देखिए कि क्या जो है वो ऐसी कुरीतियां हैं जो कि उस पूरी की पूरी सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट, उस पूरी की पूरी सोसाइटी के प्रोग्रेस में बाधा बना रही है। जरूरी नहीं है कि, हो सकता है कि कोई एक ऐसा पुरानी चलती आ रही जो परंपरा है वो समाज को अपलिफ्ट ही कर रही हो, ठीक है। लाइक जैसे मेले हो गए। अब मेला एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें ट्रेड होता है। तो जिस गांव में मेला लगता है उस गांव में क्या होती है? इकोनॉमिक वृद्धि ही होती है। सो वो चीज तो चलती रहनी चाहिए, इनफैक्ट बेटर है वो तो, ठीक है। लेकिन और भी बहुत सारी ऐसी राइट्स, रिचुअल्स हैं, आपको अपनी सोसाइटी में देखना है, ढूंढना शुरू कीजिए। आंख मत बंद कीजिए इन सब चीजों के लिए। ये मत सोचिए कि ये चीज होती चली आ रही है तो बढ़िया ही है, जरूरी नहीं है। ध्यान रखिए एक चीज कि कोई चीज परंपरा है तो वो सही हो, ध्यान रखिए इस चीज को। इट इज नॉट नेसेसरी कि जो चीज होती आ रही है वो सही हो। एक बिल्कुल बेसिक चीज बताइए मैंने आपको पहले भी कि कोई भी चीज अगर बड़े लेवल पर हो रही है ना तो वो किसी की सोची समझी चाल है, वो स्ट्रेटजी है। ध्यान दीजिएगा इस चीज पर। दैट मीन्स अगर कोई चीज परंपरा है, लंबे समय तक चली आ रही है, दैट मीन्स किसी ने सोच समझ के एस्टेब्लिश किया है उसे। और ध्यान दीजिए कि उन परंपराओं से किसी का पर्सनल गेन हो रहा है या सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट हो रही है। अगर सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट हो रही है तो भली भांति स्वीकार करो उसे। लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी का पर्सनल गेन हो रहा है या उससे ज्यादा किसी को हानि पहुंच रही है, ऐसी जो प्रैक्टिसेस आपको अपनी सोसाइटी में दिखती हैं उनको कंडेम कीजिए, उनके लिए वोकल होइए, एक्टिवली उनको कंडेम करना शुरू कीजिए। बहुत जरूरी है, बदलाव आपसे ही शुरू होगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखिएगा, आफ्टर द डेथ ऑफ दयानंद इन 1883 द वर्क ऑफ समाज वॉज कैरिड ऑन बाय illustrious members, राइट। सो यहां पर इस पॉइंट से हमें क्या पता चलता है कि दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु जो है वो कब हुई है? 1883 में। द दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1886। देख रहे हैं आप, दयानंद जी की मृत्यु के बाद
दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज जो है वो एस्टेब्लिश हुआ है 1886 में। कहां पर एस्टेब्लिश हुआ है? लाहौर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएवी एस्टेब्लिश कहां हुआ है? 1886 लाहौर में। ठीक है। और आज हम जानते हैं कि हमारे देश के जितने भी बड़े बड़े शहर हैं हर जगह डीएवीज अवेलेबल है। पॉइंट देखिएगा नेक्स्ट, अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन टू ग्रुप्स इन द समाज अरोज आफ्टर ओवर द करिकुलम ऑफ द डीएवी कॉलेज। जो डीएवी कॉलेज है उसका सिलेबस क्या होना चाहिए, क्या पढ़ाया जाना चाहिए डीएवी कॉलेज में, अब यहां पर बहस आ गई। ठीक है। दयानंद जब तक जिंदा थे उन्होंने कहा कि हमें वेदों की ओर जाना है, वेदों की ओर जाना है, लेकिन हमें मॉडर्नाइजेशन से मुंह नहीं फेर लेना, उनकी आइडियोलॉजीज थी। तो दयानंद जी के मृत्यु के बाद दो ग्रुप में बट गया आर्य समाज, मतलब उसमें दो हिस्से बनने लगे, धीरे धीरे दो हिस्से हो गए, आर्य समाज दो हिस्से में टूट गया। लेकिन पहले दो मत बने। वो दो मत क्या थे? एक मत कहता था कि हमें थॉरली जो वैदिक और गुरुकुल जो स्टडी है उसको फॉलो करना चाहिए, और जो दूसरा मत है वो कह रहा था कि हमें वैदिक स्टडी के साथ साथ मॉडर्न आइडियाज, मॉडर्न जो इंडस्ट्रियलाइजेशन या जो मैकेनिक्स या जो साइंसेस है उनको भी अडॉप्ट करना चाहिए। तो ये दो मत बन गए। यानी कि शुरुआत कहां से हुई कि जो डीएवी कॉलेज है उसका सिलेबस क्या हो, क्या इंग्लिश द्वारा, अंग्रेजों द्वारा प्रोवाइडेड सिलेबस को पढ़ाया जाए, या जो वैदिक सिलेबस है उसको पढ़ाया जाए, जो गुरुकुल की स्टडीज है वो कराई जाए। तो ये दो जो है वो मुख्य बहस हुई। इसी के बेसिस पर दो अलग अलग हिस्से में बट भी गया कौन? आर्य समाज। देखिएगा आगे, वन ग्रुप वॉज नोन एज कॉलेज पार्टी, या जिसे कल्चर पार्टी भी कहा गया है, अमंग हुज लीडर्स वर लाला हंसराज, लाला लालचंद एंड लाला लाजपत राय। ठीक है। कॉलेज पार्टी के हिस्सा कौन कौन थे? लाला हंसराज, लाला लालचंद, लाला लाजपत राय। और ये कॉलेज पार्टी कौन थी? ये कॉलेज पार्टी चाहती थी कि अंग्रेजी करिकुलम पढ़ाया जाए, ठीक है, अंग्रेजी सिलेबस पढ़ाया जाए। एंड अदर वाज महात्मा, ठीक है, महात्मा पार्टी, या जिसे बाद में गुरुकुल पार्टी कहा गया, जिनके लीडर थे गुरुदत्त विद्यार्थी एंड लाला मुंशी राम, जिनको बाद में स्वामी श्रद्धानंद के नाम से जाना गया, लाला मुंशी राम जी को। तो ये डायरेक्ट सवाल है इस पॉइंट में बहुत सारे सवाल दिखे हैं आपको। इन द एंड आर्य समाज स्प्लिट इन 1893 में आर्य समाज के दो हिस्से हो गए, यानी एक कॉलेज पार्टी या कल्चर पार्टी अलग हो गई और एक गुरुकुल पार्टी या महात्मा पार्टी अलग हो गई। ठीक है। द कॉलेज पार्टी रिटेन कंट्रोल ओवर डीएवी स्कूल, तो डीएवी स्कूल और कॉलेजेस किसके कंट्रोल में रहे? कॉलेज पार्टी के। वाइल आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब एंड अ मेजॉरिटी ऑफ लोकल आर्य समाज ब्रांचेस जो है वो महात्मा पार्टी के कंट्रोल में आई। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कल्चर या जो कॉलेज पार्टी है उसके कंट्रोल में आई डीएवी स्कूल और कॉलेज, और जो आर्य प्रतिनिधि सभा है इसके कंट्रोल में आया जो आर्य समाज की ब्रांचेस हैं, राइट। महात्मा पार्टी के कंट्रोल में आया आर्य समाज की ब्रांचेस और आर्य प्रतिनिधि सभा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट देखिएगा, स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में पॉइंट देखते हैं। डायरेक्ट सवाल है, ये फैक्ट्स हैं। स्वामी श्रद्धानंद ओपन द गुरुकुल इन 1900 एट गुजरावाला, दैट इज प्रेजेंटली इन पाकिस्तान। 1900 में उन्होंने गुजरावाला में गुरुकुल को खोला वैदिक लाइंस पे। 1902 में नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इन 1902 द गुरुकुल वाज मूव टू कांगड़ी नियर हरिद्वार। ठीक है। 1902 में उस गुरुकुल को हरिद्वार शिफ्ट कर दिया गया, जो कि आज तक स्थापित है। उस समय वो गुरुकुल था, आज वो यूनिवर्सिटी बन चुकी है। उस समय केवल वैदिक नॉलेज पढ़ाई जाती थी, आज उसमें सारी तरह की साइंसेस, सारे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट, सभी चीजें पढ़ाई जाती हैं, साथ में गुरुकुल की स्टडी भी होती है, राइट। इंपॉर्टेंट है, इसीलिए गुरुकुल कांगड़ी कहा जाता था उसे, क्योंकि कांगड़ी क्षेत्र में था वो। नेक्स्ट इज द गुरुकुल एम्ड एट प्रोवाइडिंग एन इंडिजिनस अल्टरनेटिव टू लॉर्ड मैकॉलेज एजुकेशन पॉलिसी बाय ऑफरिंग एजुकेशन इन एरियाज ऑफ वैदिक लिटरेचर, इंडियन फिलोसफी, इंडियन कल्चर एज वेल एज मॉडर्न साइंसेज एंड रिसर्च। इस गुरुकुल में मॉडर्न साइंसेज और रिसर्च तो पढ़ाई जा रही है। अब मैकॉले माइन्यूट मैंने आपको बताया, तुरंत आप मुझे साल बताएंगे किस साल में मैकॉले माइन्यूट जो है वो आया है, ठीक है। और मैंने आपको थोड़ा सा जो लॉर्ड मैकॉले है उसकी इंटेंशंस भी समझाई थी कि वो भारत में अंग्रेजी भाषा के ऊपर जो एजुकेशन लाना चाहता है ताकि भारतीय अपनी वैदिक नॉलेज को भूल जाएं। इसीलिए उस मैकॉले
ने जो एस्टेब्लिश किया था, जो एजुकेशन सिस्टम, उसको काउंटर करते हुए जो ये गुरुकुल स्थापित किए गए, जिसमें मॉडर्न साइंसेस तो पढ़ाई जा ही रही है लेकिन वैदिक नॉलेज को भी पढ़ाया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बढ़िया काम किया इन्होंने। आज तक भी ये यूनिवर्सिटी जो है वो काफी अच्छे से काम कर रही है। इट फाउंडेड द कन्या महाविद्यालय 1890 में, कन्या महाविद्यालय नॉट 1890 बट 1896 में, 1896 में एट जालंधर, एंड स्पॉन्सर्ड एजुकेशन फॉर विडोज। ठीक है, कन्या महाविद्यालय 1896 में एस्टेब्लिश हुआ। In its zeal to protect the Hindu society from the onslaught of Christianity and Islam, the Samaj started the Shuddhi purification movement to reconvert to the Hindu fold the converts to Christianity and Islam. अब क्रिश्चियन मिशनरीज ने जिन भारतीयों को इस्लाम क्रिश्चियनिटी धर्म में कन्वर्ट कर दिया था, या जो शुरुआती मेमलुक सुल्तान रहे, उसके अलावा मुगल सल्तनत काल में भी जिन हिंदुओं को मुसलमान बना दिया गया था, उनको फिर से हिंदू बनाने का काम जो है वो किया गया इन शुद्धिकरण के प्रोग्राम द्वारा। अब ये किसने किया? महात्मा पार्टी ने। ठीक है, क्योंकि जो कॉलेज पार्टी है वो तो केवल स्कूल हैंडल कर रही है, महात्मा पार्टी कर रही है धर्म सुधारण का काम भी। ठीक है, उसके अलावा केवल धर्म को कन्वर्ट नहीं करवाया इन्होंने, रिकन्वर्ट नहीं करवाया, लेकिन जो डाउन ट्रॉडन हैं, जो दलित हैं, उनको भी, उनका भी शुद्धिकरण किया, उनको भी अपर क्लास में लेकर आए। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये लोग वर्ण के हिसाब से ही चल रहे हैं। ये इन्होंने वर्ण व्यवस्था को कंडेम नहीं किया। इन्होंने कहा, इन्होंने क्या किया है कि जो डाउन ट्रॉडन है उनको उच्च धर्म का, उच्च जो है वो वर्ण का बना दिया। समाज ने एक्सेप्ट किया या नहीं किया वो बाद की बात है। लास्ट पॉइंट देखिएगा, द शुद्धि मूवमेंट ऑल्सो अटेम्प्टेड टू अपलिफ्ट दोज रिगार्डेड एज अनटचेबल्स एंड आउटसाइड कास्ट सिस्टम ऑफ हिंदूज इनटू प्योर कास्ट हिंदूज। अछूतों को प्योर कास्ट हिंदू बनाने का काम किया। दैट मीन्स अभी भी एक कास्ट सिस्टम के अंदर ही काम कर रहे हैं। तो यहां पर हमें इनका थोड़ा सा जो है वो बायसनेस नजर आती है। प्लस ये जो रिकन्वर्ट करने वाला काम है, ये थोड़ा सा कॉम्युनल आइडियोलॉजी की तरफ बढ़ता हुआ हमें थोड़ा नजर आया। लेकिन इसको आगे आने वाले सेशंस में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों किया था आर्य समाज ने, या आर्य समाज के जो बदलती हुई विचारधारा, या किस तरह जो, क्योंकि जो कॉम्युनल दंगे हुए ना भारत में, या जो अंग्रेजों ने फ्यूल किया है भारत में कॉम्युनल दंगों को, या भारत में हिंदू मुस्लिम जो अनेकता फैली है बेसिकली, उस पर जब मैं पर्टिकुलर टॉपिक उठाऊंगा ना तो वहां पर आर्य समाज का जिक्र आएगा। ठीक है, तो आज के टॉपिक को यहां कंक्लूड करते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने आज दयानंद सरस्वती जी के बारे में जाना, आर्य समाज के बारे में जाना, उसके अलावा स्वामी विवेकानंद के बारे में जाना, और हमने कुछ आज बेसिक समाज पे सवाल उठाए। और मैं चाहता हूं कि आप सोचना शुरू करें इन सब चीजों के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सोचेंगे तभी आप लिख पाएंगे। मैं चाहता हूं ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट, नॉट जस्ट मैं, लेकिन कमीशन आपसे यही चाहता है कि ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट डेवलप हो। आपकी खुद की सोच क्या है, इसीलिए वो लिखवा के देख रहे हैं आपसे पेपर। वो जानना चाहते हैं कि आपकी खुद की विचारधारा क्या है इन मुद्दों को लेकर। इंटरव्यू में वो आपकी खुद की विचारधारा जानना चाहेंगे। ठीक है, वो 2 मिनट में पहचान जाएंगे कि आपने इंटरव्यू की तैयारी कर रखी है कहीं से। ठीक है, उन लोगों का काम है, वो लोग कई सालों से यही काम कर रहे हैं, तो वो 2 मिनट के अंदर जज कर जाते हैं कि इधर यू आर वेल एजुकेटेड और वेल ट्रेंड। डिफरेंस है वेल एजुकेशन में और वेल ट्रेंड में। तो वेल एजुकेटेड बनिए, वेल ट्रेंड तो आप किसी को भी कर सकते हैं, राइट? ट्रेनिंग तो आप हर चीज की ले सकते हैं, लेकिन आपको एजुकेट करना है अपने आप को। आपको केवल एक एग्जामिनेशन क्लियर नहीं करना है, उसके बाद आपको अपने करियर को भी नेविगेट करना है। यह मत सोचिए कि एक एग्जामिनेशन क्लियर करके मैं एक औहदा प्राप्त कर लूं, उसके बाद जीवन भर की जो सर्विस है, उस सर्विस के लिए आपको तैयार होना है, राइट? सो आज के सेशन को यहां पर मैं कंक्लूड करता हूं। सेशन आपको कैसा लगा, क्या क्या पॉइंट अच्छे लगे, सब कमेंट में बताइएगा। जो बीच बीच में सवाल पूछता हूं मैं, उन सभी सवालों के आपको जवाब देने हैं। पिछले सेशंस अगर आपने नहीं देखे हैं, सो मेक श्योर यू वॉच ऑल दो सेशंस। उन सेशंस को देखिएगा। स्टडी IQ के चैनल पर जाइए, चैनल पर मेरे नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में सारे सेशंस हैं, उन सेशंस को देख डालिए एक एक करके। थोड़े से लंबे लगे आपको, इंटिमिडेटिंग लगे तो देखना तो पड़ेगा ही आपको, ठीक है?
हो सकता है आप स्किप करके नहीं, लेकिन पॉज लेकर देखें, लेकिन देखें जरूर उन्हें। बहुत जरूरी है, एक थॉरो तरीके से तैयारी करें। फाउंडेशन ऐसी बनाएंगे हम, फिर उसके बाद जब हम माइक्रो एनालिसिस करेंगे ना, तो इतना बेहतरीन तैयार होगा आपका सब्जेक्ट। नॉट जस्ट हिस्ट्री, मैंने क्या बोला, केवल हिस्ट्री नहीं, हिस्ट्री से मैं सोसाइटी भी प्रिपेयर कर दूंगा, पॉलिटी का भी बेसिस रख दूंगा, इकोनॉमी का बेसिस रख दूंगा, ठीक है। उसके अलावा ज्योग्राफी के भी काफी सारे पॉइंट्स आपके क्लियर कर दूंगा मैं। आर्ट और कल्चर तो बनेगा ही साथ में। तो हिस्ट्री के माध्यम से हम काफी सारी चीजें समझने वाले हैं। उसके अलावा अगर इस सेशन में जो आपको बढ़िया लगती है बातें, मुझे कमेंट में बताइएगा। नीचे जो सवाल पूछे हैं मैंने, उनके जवाब आपको देने हैं। अगर आप सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फॉर दैट मैटर अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो स्टडी आईक्यू पर जितने भी टीचर्स हैं उनके कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं स्टडी आईक्यू की एप्लीकेशन पर। उस एप्लीकेशन पर जाइए, जो स्पेसिफिक कोर्स आप लेना चाहते हो स्पेसिफिक कोर्स को पढ़िए। मान लीजिए आपको अपनी अंग्रेजी सुधारनी है, अंग्रेजी के लिए कोर्स है। आपको अपनी पॉलिटी सुधारनी है, पॉलिटी के लिए कोर्स है। आपको अपनी ज्योग्राफी सुधारनी है, ज्योग्राफी के लिए कोर्स है। वो सारी चीजें वहां अवेलेबल है। मेक श्योर यू चेक दैट आउट। सो आज के सेशन को मैं यहां कंक्लूड करता हूं। मैं मिलूंगा आपसे अगले सेशन में। मेरा नाम है विशाल चौहान। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।